एक ही चीज़ को रिपीटिवली करते हो तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है, तो उस समय आपके लिए सिर्फ एक उपाय है, आप रिलैक्स ले लो, 2 से 3 दिन उस चीज़ को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब आपको बुखार आया, फीवर आया, तो क्या हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं? नहीं जाते। पिछली बार खांसी हुई थी तो यार डॉक्टर ने क्या दवाई लिखी थी वो देखी और वो खा ली, नहीं तो केमिस्ट के पास गए, वो बिठा रखा हमने डॉक्टर अपना, ठीक है गए। ये सच है, रियलिटी है इंडिया की। मैं कह रहा हूँ 80% इंडियंस सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। WHO का नंबर है 10 मिलियन डेथ पर ईयर वर्ल्ड वाइड, नॉट फॉर इंडिया। अब सवाल आता है कि सर अगर एंटीबायोटिक्स नहीं खाएं तो क्या खाएं? ठीक है, आप कह रहे हो वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है, तो क्या बना है उनके लिए? कौन सी दवाई खाएं? उन्होंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करी क्रोसिन को, मतलब सिर में दर्द हो रहा है तो क्रोसिन खा ली, ठीक है, बुखार आ रहा है तो खा ही ली, ठीक है, थक गए आज बहुत बुरी तरीके से तो क्रोसिन खा ली कि बॉडी एक सही हो जाए। आपके पास कैम्ब्रिज का भी सर्टिफिकेशन? बिल्कुल सर। वाओ। वेलकम टू द PWSO। एंड कई बार होता है ना, हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और देखते नहीं कि हम भी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं सक्षम सक्सेना जी, इनसे ना एम्प्लॉयमेंट की तो बात हुई कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। कई बार होता है हम कोई फीवर आता है तो पैरासीटामोल यूं ले लेते हैं, उसको रिप्लेस करके डोलो यूं ले लेते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि कितनी क्वांटिटी या कितना mg हमें कंज्यूम करना होता है वन डे। तो इस पॉडकास्ट में इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात, पूरा हेल्थ सिस्टम के बारे में हमने बात किया है, एजुकेशन के बारे में बात किया, करियर के बारे में बात किया कि आप करियर की अपॉर्चुनिटी कहाँ से चूज कर सकते हो। कई ऐसे कोर्सेज हैं आज की डेट में अवेलेबल जहां पर आप इनरोल कर सकते हो और जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, और बहुत अच्छे पैकेज हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉमिनल कुछ प्राइस मिलता है, ऐसा है। इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज भी मिलता है, वर्ल्ड वाइड जॉब भी मिल सकता है, और इनकी तरह आप भी आगे बढ़ सकते हो और देश की प्रगति में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए है जो अपने हेल्थ से रिलेटेड काफी सीरियस है, करियर को लेके काफी सीरियस है। ये पॉडकास्ट उन सभी फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर जरूर करना और एंड तक जरूर देखना। थैंक यू सो मच। सक्षम जी, आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली आपकी प्रोफाइल देख के ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं कि मैं आपसे क्या एक रैंकिंग या पोस्ट देख के बात करूँ क्योंकि होता है ना, एक लीडर्स भी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर, हेल्थ साइंस इनोवेटर, मेडिकल लैब साइंस मतलब पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट पे बात करूँ मुझे खुद आइडिया नहीं है। क्या इंटरेस्ट आया सर जो इतने सारे प्रोफाइल में मतलब अपने आप को बिल्डअप कर लिया आपने? सर जब मैंने स्टार्ट करा तो डिप्लोमा से मैंने स्टार्ट करा था। ठीक है। डिप्लोमा बहुत छोटा कोर्स माना जाता है इंडिया में, हम लोग ITI के बाद डिप्लोमा थोड़ा सा हाँ बिल्कुल हाँ। तो लेकिन मेरे फादर का इसमें इनिशिएटिव था, मेरी मदर ने उसमें सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स है, मतलब आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज ले सकते हो। 11th 12th में आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है जिसमें आप एक पर्टिकुलर, जिसमें आपने आगे करियर में बनाना है, जिसमें आपने अपना सारा चीज़ें डेवलप करनी है, उसके बारे में आप नॉलेज लेते हो। तो वो मैंने जो स्टार्ट करा वो मैंने करा आफ्टर 10th। ओके। 3 साल का डिप्लोमा करा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और वहाँ से मेरे को जब इंटरेस्ट नहीं था इसमें, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा मेडिकल लाइन में, बायो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, लेकिन मेरे को कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट था, मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में करना था। तो जब हम लोग कॉलेज गए तो मुझे वहाँ से प्रिंसिपल ने मुझे गाइड करा। 10th का बैच बताओ सर। 10th का बैच छोड़िए सर उसके बारे में छोड़िए। मैं बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ें करियर ग्रोथ मुझे लग रहा है तभी मैं एज फैक्टर बहुत रिलाइंग है मेरा। तो था जब मेरा वो स्टार्ट हुआ अपना, हमने इस पर स्टार्टअप करा, तो हमने प्रिंसिपल्स के पास गए। तो वहाँ पे मुझे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे गाइड करा कि आप कंप्यूटर साइंस में क्या है, ये बूम बना हुआ है कि सब लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उतना आगे जो है आपका स्कोप में डिफरेंस है, आपको दिक्कत आएगी, और आप गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको वर्क करना है, तो आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कीजिए। ठीक है। मेरी मदर एम्स में वर्किंग थी एज अ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा कि अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये कोर्स को सिलेक्ट करा। 3 साल का मैंने डिप्लोमा करा, तब भी मुझे इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था इस सब चीज़ों में, ना मुझे इस बारे में पता था, लेकिन कर लिया, बस काम टाइम काट लिया ऐसा करके। लेकिन जब लास्ट में मेरी 6 months की इंटर्नशिप हुई,
तो वो मेरी थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल सेक्टर 7 रोहिणी में। वहाँ मैंने मल्टीपल ऑफ पेशेंट्स देखे और ये चीज़ फील करी कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग हेल्थ केयर फील्ड में। ठीक है, क्या रोल है हेल्थ केयर में एग्जैक्टली हम लोगों का, क्योंकि किताबी नॉलेज जो हमने ली, जो हमने थियोरेटिकल पार्ट की नॉलेज ली, वो उतना गेनिंग नहीं लगी, उससे ये चीज़ समझ नहीं आई कि क्या मैं हेल्थ केयर को डोनेट कर पा रहा हूँ, क्या मेरा रोल हो रहा है हेल्थ केयर में। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके खुद फील्ड में काम करा, जब मैंने लोगों के सैंपल कलेक्शन करे और मुझे पता था कि 200 आदमी 150 आदमी मेरे लिए पर्टिकुलर 1% के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे अप्रॉक्स 700 पेशेंट काउंट आता है डेली का, और सिर्फ 4 फ्लैबोटॉमी चेयर होती हैं। गवर्नमेंट का तो देखो गवर्नमेंट का हाल यही है सर, 4 फ्लैबोटॉमी चेयर होती हैं जिसमें 4 लोग बैठे हैं और एक बंदा रिलीवर आपका खड़ा हुआ है, और आपके पास पेशेंट आए जा रहे हैं रेगुलर एटलीस्ट टिल 11:30। तो मतलब वो आप सुबह 8 बजे शुरू कर रहे हो और 11:30 तक आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, यू हैव टू डू इट रेगुलरली कंटिन्यूसली। ठीक है, तो जब वो चीज़ फिर फील करी हम लोगों ने, जब हमने टेक्निकल फील्ड पे काम करा, जब मैंने लैब में टेस्टिंग करी, डायग्नोस्टिक फील्ड में काम करा, तो मुझे समझ में आया कि मतलब हमारे बिना तो सब कुछ अधूरा है एक तरीके से। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, आप डॉक्टर से जाके कहोगे सर मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर सबसे पहले आपको टेस्ट लिखेगा। बिना टेस्ट के वो भी आगे आपको प्रोसीड नहीं कर सकता, आपको रिलीफ नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। वो पीरियोडिकली आपको हो सकता है कि थोड़ा आराम फील करो आप, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद भी रिकवर करती है। लेकिन बिना टेस्ट डायग्नोस्टिक के, बिना ये चीज़ डायग्नोस करे कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, तब तक वो चीज़ कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। तो हमें ये पता लगा कि हम एक तरीके से बैकबोन वर्क कर रहे हैं हेल्थ केयर की। ठीक है, हम कोर वर्क कर रहे हैं, हम लोग फ्रंट एंड पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम नर्सेस की तरह, फार्मासिस्ट की तरह डायरेक्ट पेशेंट डीलिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग बैक एंड डीलिंग कर रहे हैं। और हमारा रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिना डॉक्टर भी अधूरा है। ऑब्वियसली विदाउट रिपोर्ट वो क्या ही लिखेंगे। उसके बाद मेरे को एक इंटरेस्ट सा जाग गया इस फील्ड में। देन मैंने इसमें बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स करी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करा इसमें, ठीक है, जो स्पेसिफिकली मेरा क्लिनिकल रिसर्च में था। उसके बाद मैंने एम्स दिल्ली में वर्किंग करा एज अ मेडिकल लैब साइंटिस्ट, और वहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो मुझे वहाँ सीखने को मिला, रिस्पेक्टिवली मैं बात करूँ अगर, तो हमारी प्रोफेसर हैं डॉक्टर अरुल सिल्वी मैम, जिनसे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, जो HOD हैं वहाँ पर डॉक्टर ट्रोमा सेंटर एम्स दिल्ली में, ट्रोमा सेंटर में फॉर लैब मेडिसिन। तो उनकी गाइडेंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ आज पॉडकास्ट में, क्योंकि जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए गाइड करा, वो डिज़र्व करती हैं। साथ ही साथ मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे जहाँ मैंने वर्क करा निम्स इंस्टीट्यूट में, और साथ ही साथ और जो मुझे गाइडेंस मिली वो हमारे लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन से मिली। और फिर मैंने एकेडमिक में स्विच करा। जब मैं एम्स में मैंने अराउंड 8-9 मंथ्स वर्क कर लिया, तो मेरे को एक इंटरेस्ट था शुरू से, क्योंकि मैं एज अ लेक्चरर पढ़ा रहा था, बट वो फ्रीलांसिंग था बेसिकली। तो मैं पर्पसली उसके लिए वर्क नहीं दे पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर बच्चों को टाइम दे पाएँ। मुझे यूथ डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, कि यूथ को अपने डेवलप करना है। जैसे मैं कुछ काबिल बन पाया, ठीक है, जैसे इस फील्ड में मैंने इतनी अच्छी सैलरी पे वर्किंग हूँ, इतने अच्छे एक्सपोजर ले पाया, इतनी सारी चीज़ें सीख पाया, लोगों से सीखी, अपने सीनियर से ली, वैसे ही मैं आगे भी अपने यूथ जनरेशन्स को दे पाऊँ। तो फिर मैंने उनकी गाइडेंस से उनसे हेल्प ली, उनसे पूछा उनसे कि मेरे को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली है, जयपुर जाना है, तो क्या मैं उस चीज़ के लिए जाऊँ। फिर मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं वर्किंग था वो मैंने ज्वाइन करा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर कोऑर्डिनेटर फॉर MLT। वाओ, पता है क्या, एक ना कई बार होता है कि हम किसी का सजेशन लेते हैं ना, फिर ना एक बाद में हम मे बी रियलाइज़ करते हैं कि यार शायद हम गलत प्रोफेशन में, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कंटिन्यूसली आप करेक्ट किए जा रहे हो हर चीज़ को। लाइक मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा कर लो क्योंकि आपने देखा, बिल्कुल, उसके बाद आपका खुद का दिमाग काम करना स्टार्ट कर दे। मतलब मैंने उस चीज़ को ये सीखा, एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। जैसे हम सब ने महाभारत सुनी है, महाभारत के बारे में देखा है, तो दुर्योधन को हम लोग एक बहुत बैड कैरेक्टर के रूप में देखते हैं कि बहुत बुरा आदमी था, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब युधिष्ठिर हमारी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ के गए, सारे पांडव रह गए नीचे, द्रौपदी भी रह गई, तो उन्होंने वहाँ पे जब वो गेट पे जाके रियलाइज़ करा कि दुर्योधन अंदर स्वर्ग में बैठा हुआ है सिंहासन पे, तो उनको ये चीज़ वहाँ पे रियलाइज़ हुई कि ये इस आदमी ने तो इतने बुरे कर्म करे थे, इतना गलत काम करा था, तो इसको तो स्वर्ग तो मिलना ही नहीं चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं बनता स्वर्ग मिलने का।
बट जब उन्होंने ये चीज़ यमराज से पूछी तो उन्होंने यमराज ने बताया कि ये आदमी जो था ना, ये शुरू से फोकस था, इसको पता था कि इसको लाइफ में क्या करना है, और इसका जो कर्म था उसमें धर्म का पालन करा। कर्म में धर्म का पालन करना वो बहुत ज़रूरी है। उस आदमी ने शुरू से लेकर, बचपन से लेकर जब उसने बॉन्ड लिया और जब भी उसने अपना होश संभाला, जब से लेकर जब तक वो मरा, जब तक उसका सिर्फ एक ही रोल था, उसका एक ही लक्ष्य था कि भाई मुझे कैसे ना कैसे करके पांडवों को ख़त्म करना है या फिर इनको मारना है। वो उस लक्ष्य पे अपने काबिल रहा। इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में तो हमने सुना ही नहीं, हमने सोचा कभी। तो वो उसको स्वर्ग जरूर थोड़े टाइम के लिए मिला, लेकिन जो उसके फल थे, जो उसने अच्छे कर्म करे थे, जो उसने अपनी अच्छी चीज़ें करी थी, कि वो अपने लाइफ में फोकस्ड रहा, अपने कोई भी प्रोग्राम में जो भी हम लोग एनरोल करते हैं उस चीज़ में फोकस होकर अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल के अपना बेस्ट दे के उसने वो काम करा। तो इसलिए उसको वो थोड़े टाइम के लिए मिला, लेकिन उसको उसका फल ज़रूर मिला। वाह, समझने के लिए छोटी सी लाइन है कि क्या सीख सकते हो आप, है ना? बिल्कुल। क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर इस वर्ड की गहराई को कोई अगर समझा होगा तो मेरे साथ सारा आंसर मिल चुका होगा। बिल्कुल सर। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनना जरूर, क्योंकि महाभारत के हर पार्ट को हर किसी ने देखा, लेकिन इस पार्ट को किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्टोरी जो है बहुत ही रिलेटेबल। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो कोई काम ही नहीं करता, हर कोई ऐसे काम करता है। लाइक फोकस कहीं नहीं है, फोकस चारों तरफ है। और ऑनेस्टली आपने जो बताया उस लाइन से समझ में तो जरूर आया। पढ़ने में शुरू से ही आप ठीक ठाक थे? नहीं सर, मैं एक्चुअली पहले तो मीडियम बेंचर ही रहा हूँ शुरू से, ठीक है। बट जब मैंने डिप्लोमा पास आउट करके मैंने बैचलर्स में एडमिशन लिया, तो वो जो इंटरेस्ट मेरा जाग चुका था फील्ड के अंदर एंड ऑफ द डिप्लोमा एरा में, तो वो मैंने अपना बैचलर्स में फोकस करा। तो उसके बाद मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ निम्स यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 81.73 मेरी परसेंटेज आई है। तो वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, क्योंकि मुझे वहाँ पे गाइडेंस अच्छी मिली, मेरे सीनियर फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे, स्पेशली प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे हर चीज़ में, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ क्लिनिकल पे भी वर्क करते थे। खेलने कूदने पे भी कुछ है गोल्ड मेडल? नहीं सर, नहीं है कुछ भी। स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रहा मेरा शुरू से, कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं रही। बेसिकली हम लोग डिजिटली इतना एनरोल हो जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पे इतनी सारी चीज़ें देते हैं, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती हैं हम लोगों की, तो फिर उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता कि हम और किसी चीज़ में रहे। और बाकी मैं थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ भी नहीं शुरू से, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसा। कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा था नहीं जब कभी मन करता है यार क्रिकेट तो एटलीस्ट खेलते हैं? हाँ, फ्रेंड सर्कल है सर, बहुत अच्छे दोस्त मिले बैचलर्स में, खास तौर से। अपनी फील्ड के कम मिले, दूसरे फील्ड के ज़्यादा मिले, स्पेशली बीटेक CS के मिले जिसमें इंटरेस्ट था। तो उन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है, बैठते हैं साथ में सब लोग, खेलते हैं। आपने एम्स जैसे क्लिनिक लैब से लेकर शैक्षणिक नेतृत्व तक की भूमिका निभाई है। इस बदलाव के पीछे क्या प्रेरणा थी? इस बदलाव के पीछे सर यही प्रेरणा थी, ये जो मैंने ट्रांजिशन लिया ना, इसका मेरा जो कोर लेवल था वो ये था कि जब मैंने स्टार्ट करा एम्स दिल्ली में वर्किंग करा, उससे पहले में बस क्लिनिकल एक्सपीरियंस था, मैं हेल्दियन जैसी लैब में वर्क कर चुका हूँ गुड़गांव में। बट जब मैंने एम्स दिल्ली में वर्क करा तो वो मेरा बेस्ट था। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपके पर नई नई चीज़ें आप सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का मन था ना, उससे मैं डाइवर्टेड था। मैं जो एकेडमिक में यूथ को ट्रेन करना चाह रहा था, जो मैं अपने यूथ के लिए कुछ करना चाह रहा था, उनको नई नई चीज़ें सिखाना, मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि मैं बाउंडेड हो गया था। क्योंकि मेरे को ड्यूटी टाइमिंग्स में मेरा फ्री नहीं है, क्योंकि वहाँ सैंपल काउंट इतना ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद आप इतनी ड्यूटी टाइमिंग्स के बाद इतने ज़्यादा थक जाते हैं और अपने इतनी ज़्यादा स्ट्रेस डाउन हो जाती है, पर्सनल लाइफ को भी आप कहीं ना कहीं जो है वो डाइवर्ट हो जाती है आपकी। तो उसके बाद आप रिसर्च को टाइम देने का सोचें तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसा क्या मोमेंट था जैसे लगा कि आपको यंगस्टर का यूथ को हमें अवेयर करना इस चीज़ के लिए? सर ये मोमेंट ऐसे था जब मैं अपना खुद का करियर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने खुद के लिए। जब मैं 10th करने के बाद में मेरे को ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है, या 12th करने के बाद में आज की डेट में डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि मैं किस करियर को चुनूँ। सब लोग जो चीज़ कर रहे हैं वही कर लेते हैं यार, ठीक है। जैसे MBBS नीट का एग्ज़ाम सब लोग दे रहे हैं, ठीक है, हर साल काउंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये है कि चल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसमें भी प्रेफरेंसेस हैं सर। सबसे पहले बीटेक CS में सबसे ज़्यादा। अब नया हो गया है कि
AI में कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद CS हो गया। आपने AI भी कहाँ छोड़ा है? AI में भी सर है अपना, ये है कि अपडेटेड होना पड़ता है सर, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं उसके साथ साथ आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मुझे अपना रूटीन बताओ, आप क्या करते हो? लाइक सुबह उठते हो, उसके बाद शाम तक क्या करते हो? हमारा एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ स्पेसिफिक लेक्चर टाइमिंग्स होती हैं। जैसे आपको 2 आवर्स का लेक्चर देना है, ठीक है, 1 आवर के 2 लेक्चर्स हैं, या 3 आवर्स लेक्चर देना है। अदर टाइम जो होता है ना, वो यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से, जिसमें मैंने अभी ज्वाइन करा है, संस्कारम यूनिवर्सिटी है डॉक्टर महिपाल सर की गाइडेंस में जी। तो वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से हर किसी को पता है संस्कारम यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर, ये दिल्ली NCR में ही है, वैसे झज्जर में। तो वो लोग पूरा आपको सपोर्ट करते हैं, स्पेशली डीन एकेडमिक्स, ठीक है, जो हमारी रिस्पेक्टेड मैम है, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अपना रिसर्च वर्क साथ में कंटिन्यू रखिए। उनका खुद का हॉस्पिटल भी है, तो आप जो है कि अपनी, अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करने हैं, पेशेंट काउंट लाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैम को बता के तो नहीं, मैम पॉडकास्ट नहीं, मैं अभी कुछ बता के नहीं आया हूँ, अभी किसी को गाइडेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ देम। तो बुराई नहीं कर सकते? नहीं सर। तो हाँ, ये शेड्यूल है मेरा। टाइमिंग्स ये रही है सर मेरी। तो वहाँ पे 2 आवर्स का लेक्चर टाइमिंग रहता है। साथ ही साथ हम लोग जो है बाकी टाइम जो देते हैं वो बच्चों को या तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में दे देते हैं, या अपने ट्रायल्स के लिए दे देते हैं, या अपने रिसर्च वर्क। 2 घंटे के बाद का टाइमिंग चाहिए मुझे सर। 2 घंटे के बाद का ऐसा रहता है, सुबह मॉर्निंग में मैं 6 AM उठता हूँ। 6 AM उठने के बाद रेडी होके फ्रेशअप होके हाफ एन आवर में फैमिली को देता हूँ मॉर्निंग में। कि सब लोगों के साथ बैठ के चाय पी लेते हैं, टी ब्रेक हो जाता है, सब लोगों के साथ में थोड़ा डिस्कशंस कर लेते हैं कि फैमिली में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि होल डे आप फिर बाहर रहते हो घर से, तो उनको टाइम नहीं दे सकते, स्पेशली फादर, मदर एंड वाइफ। तो आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अपना ऑफिस का रूटीन रह जाता है, तो मैं अराउंड 7:15 7:20 निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। वाह। तो उसके बाद में मेरे को 8:40 8:50 रिपोर्ट करना होता है वहाँ पर। तो कॉलेज की बस आती है, यूनिवर्सिटी की बस है, फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट की उन्होंने दे रखी हैं, वो लेके जाती हैं। देन आई रीच देयर। उसके बाद में मेरा मॉर्निंग में एक लेक्चर रखा हुआ है मैंने 9 to 10। आप एक मॉर्निंग का लेक्चर दीजिए, उसके बाद अपना क्लिनिकल का वर्क कीजिए, रिसर्च का वर्क कीजिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रिसर्च वर्क में आता है कि कोई भी नई डिजीज़ आ रही है, ठीक है, यह स्पेसिफिकली जो मेरा इंटरेस्ट है वो AMR को रिलेटेड है, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसको लेकर मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि बहुत अभी बड़ा, आएंगे उस पर। हाँ अभी आएंगे उस पर। तो मतलब बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई डिस्कस नहीं करता और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। गवर्नमेंट भी मेरी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं उठा रही है उसके लिए। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी है, आगे एप्लीकेशन वगैरह लगाई हैं, क्योंकि एक मतलब एक ग्लोबल क्राइसिस की तरह है। तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। कितने घंटे? हाँ जी, कितने घंटे? एटलीस्ट 2 to 3 hours जो उसको टाइम देना है। और मेरी बुक्स पब्लिकेशन भी चल रहे हैं। तो आप कॉलेज से कब निकलते हैं? कॉलेज से निकलते हैं सर हम 4 PM के अप्रॉक्स, ठीक है, 4 बजे निकलते हैं, 5:30 तक घर आ जाता हूँ। उसके बाद शाम को जो टाइम रहता है वो फुल फैमिली टाइम रहता है, उसमें कोई ऑफिस वर्क नहीं, कोई रिसर्च वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, सारा टाइम फैमिली। घर पे आप घर में रहते हो? हाँ, घर में मैं घर में ही रहता हूँ। हाँ, सच यही है, वरना मैं पूछूंगा मैम से, क्योंकि मुझे क्यों लग रहा है कि यार हम भी तो काम करते हैं। नहीं और अर्ली मॉर्निंग उठ के इतना एनर्जेटिक रहना, कहीं पर मुझे ये नहीं लूप पोल नहीं दिया पूरे टाइम फैमिली के साथ में, शाम को पूरा फैमिली के टाइम रहता है। बट ये है कि हाँ, कभी 1-2 घंटे के लिए बाहर जाना हुआ तो वाइफ के साथ या फादर मदर के साथ चले गए मार्केट में, थोड़ा हैंग आउट कराए बाहर, बैठ के आ गए कहीं रेस्टोरेंट में, तो थोड़ा सा ये रहता है कि अपने खुद को भी टाइम देना चाहिए सर। स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ। पढ़ने के अलावा क्या शौक है आपके? पढ़ने के अलावा ये शौक है सर, मैं मोबाइल्स में गेम्स खेल लेता हूँ थोड़ा फ्री टाइम में। तो ये है, आप लोग मत खेलना यार। हाँ, कि ये है कि माइंड रिलैक्सेशन हो जाता है। नहीं, कई बार तो फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग ज़्यादा, हाँ, लेकिन मेरा एक्चुअली क्या है, फिजिकल एक्टिविटी में शुरू से रहा नहीं है। ये थोड़ा फ्रेंड से बात कर ली, क्योंकि सब लोग दूर दूर हैं, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। दोस्त हैं वैसे? हाँ, दोस्त हैं, बिल्कुल हैं सर। बताओ सर, कौन सा बढ़िया दोस्त है आपका? क्योंकि कैसे टाइम निकालो ना, ऑनेस्टली मैं सरप्राइज हूँ। ये उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ जो लोग कहते हैं ना कि यार मेरा बिजी शेड्यूल है, ये है वो, लेकिन देखो यार एटलीस्ट 1 or 2 मतलब 1 से 2 दिन में एक बार बात तो हो जाती है। एटलीस्ट 1 से तो बात हो जाती है, 1 या 2 से बात कर लेते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल 3-4 बंदों का है बेसिकली, तो हम 4 persons हैं फ्रेंड सर्कल में। बट कुछ ऐसे भी दोस्त हैं
जो डिप्लोमा से साथ रहे हैं मेरे, तो उनसे भी कनेक्टेड रहते हैं, बट उनसे वंस इन अ मंथ हो जाता है। बाकी जो मेरा क्लोज फ्रेंड साथ में तो नहीं आया होगा, जैसे लाइक डिप्लोमा वाला तो नहीं साथ में होगा? सर डिप्लोमा से लेकर बैचलर साथ में करिए, मास्टर साथ में करिए, ऐसे ऐसे दोस्त हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ ही मुझे डिप्लोमा में मिली थी। वाओ। तो उन्होंने डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स सब साथ में करा और नाउ वी आर मैरिड। रियली बता रहा हूँ, जैसे जैसे बात कर रहा हूँ ना एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। क्या है आप अपने दिमाग को कैसे, मतलब माइंडसेट को कैसे फिक्स कर रखे हो, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मतलब क्या कभी ऐसा भी होता है कि नहीं यार बहुत कर रहा हूँ मैं, नहीं अब स्टॉप? सर बिल्कुल होता है ऐसा। देखिए हर किसी को फील होती है ये चीज़ कि जब आप एक ही चीज़ को रिपीटिवली करते हो तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है। तो उस समय आपके लिए सिर्फ एक उपाय है, आप रिलैक्स ले लो, 2 से 3 दिन उस चीज़ को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। आपको खुद को लगेगा कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो यार अपनी लाइफ में। यार जो आपका रूटीन था ना उसमें से वो चीज़ हट गई, क्यों हट गई, क्या ऐसा मेरा कारण रहा? आप अपने आप उस चीज़ से मोटिवेट होगे बाद में और फिर उसको वापस शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो, जैसे मेरा इंटरेस्ट जिम जाने में नहीं है, मैंने कई बार ट्राई करा सर, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने 6,000 की 12,000 की मेंबरशिप ली ईयरली, और मैं एक दिन नहीं गया वहाँ पर। बल्ले जिम वाले। इनफैक्ट जहाँ मैं स्टडीज़ करी उनके क्लब मेंबरशिप के चार्जेस कंपलसरी थे यूनिवर्सिटी के, तो मैंने वहाँ पे क्लब मेंबरशिप के चार्जेस दिए हैं पूरे 4 साल, और एक भी दिन नहीं गया हूँ मैं। गाइस डिस्काउंट अब वापस कर दो पैसे यार। ठीक है नहीं जा सकते तो क्या करें। लेकिन उनके कंपलसरी थे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आपको एक्टिविटीज़ में एनरोल लेना चाहिए। तो मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एनरोल लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे पॉडकास्ट हो गए या अपना डिबेट्स हो गई, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा। डिबेट्स के लिए तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो इन सब चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं एनरोल, बट ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं है। ठीक है, आपने AMR के बारे में बताया था। बिल्कुल सर। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल भारत में गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बिल्कुल सर। आपके अनुसार इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? सर मुख्य कारण इसका ये है, मैं सुधांशु जी आप ही से पूछूंगा ये सवाल। प्लीज़ बताइए। जैसे अब आपको बुखार आया, फीवर आया, तो क्या हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं? नहीं जाते। कोशिश करता हूँ केमिस्ट से ले लूँ। हाँ या तो केमिस्ट से ले लेते हैं, या फिर देखिए सबसे पहली जो चॉइस रहती है ना वो रहती है या तो डॉक्टर, पता है मैं पैरासीटामोल, हाँ, या तो एंटीबायोटिक्स हमें पता है। अब गला खराब हुआ किसी का तो नॉर्मल दवाई है मॉक्स 500 mg या एजिथ्रोमाइसिन ले आते हैं और खा लेते हैं। या फिर पुराना प्रिस्क्रिप्शन उठाया डॉक्टर का, वो देखा, उसमें देखा कि पिछली बार खांसी हुई थी तो यार डॉक्टर ने क्या दवाई लिखी थी वो देखी और वो खा ली। नहीं तो केमिस्ट के पास गए, वो बिठा रखा हमने डॉक्टर अपना, ठीक है, गए। ये सच है, रियलिटी है इंडिया की। मैं कह रहा हूँ 80% इंडियंस सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं तो गूगल से सर्च कर लिया। आजकल तो AI आ गया है सर, चैट GPT से पूछ रहे हैं कि मेरे को ये सिम्टम्स हैं तो क्या दवाई लूं तो मेरा इलाज हो जाएगा, ठीक है, और चैट GPT बता दे रहा है कि, लेकिन उसमें एक नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन आती है उसको नहीं पढ़ते हैं कि आप एक बार डॉक्टर से क्लिनिकली इस चीज़ को कंसर्न करें, क्योंकि चैट GPT तो AI इंटीग्रेटेड है, वो तो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सही देता है। बट आप लोग उसमें एक चीज़ मिस करके हम उसमें अपने लिए फर्दर स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस बनता जा रहा है। मैं आपको बताऊं ये इतना खतरनाक है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये नंबर्स आया है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये कैंसर से भी खतरनाक बन जाएगा। कैंसर आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल है। सब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि कितनी डेथ हो रही है कैंसर से। WHO का नंबर है 10 मिलियन डेथ पर ईयर वर्ल्ड वाइड, नॉट फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड हो सकती हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ बंद नहीं करी गई, AMR पे रेगुलेशंस नहीं आए तो। AMR है क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ पहले, प्लीज़ बताइए इस बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, जैसे सर हम लोग बुखार आया, कुछ भी आई, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स को ले लेते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो बनी है ना सर, वो बनी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। अब आपको कॉमन कोल्ड फ्लू हुआ, जो कोल्ड फ्लू होता है बिल्कुल, वो एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन वो वाला वायरल नहीं है जो हम वीडियोस वायरल करते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो गया जो इन्फेक्शन वायरसेस से हो रहा है, जैसे कोविड-19, डेंगू, ठीक है, डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। इनके लिए एंटीबायोटिक्स बनी ही नहीं है। ओके। आपका जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है, सोर हो जाता है, सोर थ्रोट होता है, वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। जो ओकेजन चेंज होता है, आप ओकेजन चेंज होता है, जैसे सर्दी से गर्मी हो गई तो आपको खांसी जुकाम हो जाता है। आज ही हमारे गेस्ट आए, मैंने ब्लैक कॉफी उनको ऑफर किया। तो वो जो होता है ना सर, ये अपना कॉमन कोल्ड फ्लू से हो सकता है जो वायरल इन्फेक्शन है,
वायरल इन्फेक्शन के लिए आप इस चीज़ को भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन पे वर्क ही नहीं करेगी। अब होता क्या है, आपको आराम क्यों पड़ता है इस चीज़ को समझिए। आप खाएंगे एजिथ्रोमाइसिन, वो बनी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। आप उसको जब खाएंगे तो आपकी बॉडी में नॉर्मल फ्लोराज होते हैं जो बॉडी को एक्ट करते हैं एक सेफ तरीके से, मतलब होते तो वो बैक्टीरियाज ही हैं, ठीक है, लेकिन वो एक सेफर बैक्टीरियाज होते हैं, वो डिजीज कॉजिंग नहीं होते, आपको बॉडी के अंदर बीमारी नहीं करेंगे, ठीक है, वो उनको जाके मार देता है। वाह। अब उसकी वजह से आपको बॉडी में थोड़ा रिलैक्सेशन फील जरूर होता है, इंस्टेंट आराम मिल जाता है, आपको लगता है कि थोड़ा आराम पड़ गया, लेकिन वो आपकी बॉडी अपने आप ही हील करेगी। आप अगर उस पर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उससे कोई असर नहीं होगा आपका। और वो जो ऐड आ रहा है गले में खिसखिस हटाए, सर वो बिल्कुल अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप क्या कर रहे हो, म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें स्पेसिफिकली किसी बैक्टीरियाज को टारगेट नहीं कर रहे, आप बेसिकली अपने उस स्पेसिफिक एरिया के इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सेल्स हैं आपके, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आपकी बॉडी अपने आप हील हो जाए। वो कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहे उसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स आप खा रहे हो, जो आप स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब नहीं है डॉक्टर से, और जाके फार्मेसिस्ट की शॉप पे जो इजीली अवेलेबल है, आप अगर जाएंगे फार्मेसी की शॉप पे तो आपको बहुत इजीली एंटीबायोटिक मिल जाएगी। आपको उसके लिए ना तो कोई प्रिस्क्रिप्शन देने की जरूरत उसको, ना आपको कोई उसको ये बताने की जरूरत कि भाई मुझे डॉक्टर ने लिखी है मेरे को, उसको आप सिर्फ ये बताओगे कि मेरे को ये सिम्टम है, वो आपको एंटीबायोटिक दे देगा, ठीक है। ये इतना ग्लोबल क्राइसिस है कि आप ये सोच के देखिए कि AMR डायरेक्टली आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए, क्लिनिकली लॉन्ग टर्म के लिए रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है। हो क्या रहा है, जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो उसकी वजह से आपकी बॉडी उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जा रही है। जो आपके नॉर्मल फ्लोरा दोबारा बनेंगे ना बॉडी के अंदर, क्योंकि वो तो एक बार मार दिया, तो वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट बनेंगे, मतलब वो वाली एंटीबायोटिक आपके शरीर पे वर्क नहीं करेगी। तो ये सोच के देखिए, जब आपको सच में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा जो बहुत नॉर्मल है, जैसे मैं कॉमन इन्फेक्शन की बात करूँ तो UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जो UTI इन्फेक्शन फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में कॉमन होता है, तो उस इन्फेक्शन के लिए बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, बहुत छोटा इन्फेक्शन है, उसके लिए नॉर्मल एंटीबायोटिक्स बनी है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन आपने वो एंटीबायोटिक तब खाई थी जब आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन हुआ नहीं था, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जब वो सच में इन्फेक्शन होगा ना, तो आपकी बॉडी वो एंटीबायोटिक उस पर असर ही नहीं करेगी उस इन्फेक्शन। मे बी मेरा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और सेकंड थिंग क्या होगा, जब वो एंटीबायोटिक्स होंगी ना, वो आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करेंगी, तो वो इन्फेक्शन सीवियर होता जाएगा। वो जो बैक्टीरियाज बने ना, उसने अपने अंदर जेनेटिक ऐसा चेंज कर लिया कि वो एंटीबायोटिक उस पर रेजिस्टेंट हो गई। अब वो बैक्टीरियाज ऐसे ग्रो होंगे, जो नए बैक्टीरियाज बनेंगे, मतलब आप ये देख लीजिए जैसे बंदर से इंसान बने, ठीक है, सच में बने, हाँ, तो उसी तरीके से सच में बने सर ये बहुत क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पे नहीं जाते हुए तो हम इस पे डिस्कस करते हैं कि हमारे जो नए बैक्टीरियाज बने ना, वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बने, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। तो वो एक तरीके से हो जाएगा कि आपने जो दवाई खाई उससे आपको अभी तो आराम पड़ गया हो सकता है, लेकिन जब आपको सच में वो बीमारी होगी तो आपकी बॉडी उस पर कोई एक्ट नहीं कर पाएगी। इसके मेन जो कारण है ना, वो ये कारण है, एक तो फार्मेसी की शॉप्स जिन पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि अगर किसी के पास प्रिस्क्रिप्शंस है तभी आप उसको एंटीबायोटिक दीजिए, नहीं तो वरना मत दीजिए। सेकंड, इसका जो मेन कंसर्न है वो ये कंसर्न है कि आपको लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और पूरे जितने भी लोग हैं आपकी कम्युनिटी में हैं, उनको एक अवेयरनेस बतानी पड़ेगी, इसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को, उनको यही नहीं पता है कि इन्फेक्शन, तो उनको इन्फेक्शन लगता है, उनको लगता है कि खांसी हुई तो दवाई खाएंगे तो सही हो जाएगा। दवाई कौन सी खानी है वो चीज़ है। अब सवाल आता है कि सर अगर एंटीबायोटिक्स नहीं खाएं तो क्या खाएं, ठीक है, आप कह रहे हो वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है, तो क्या बना है उनके लिए, कौन सी दवाई खाएं? आपको सिम्टम्स कंट्रोल करने हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप पैरासीटामोल लीजिए, वो एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, वो सिम्टम्स कंट्रोल कर सकती है, फीवर पे अटैक करे, हाँ, वो डायरेक्ट फीवर को कंट्रोल करेगा, वो भी एक लिमिटेड रेंज में, ठीक है, ऐसा नहीं कि डोलो ले ली सीधा, ठीक है, वो भी आपको, लोग डोलो भी बोलते हैं। हाँ, डोलो बहुत फेमस हो गई आज के डेट में। अब लोग पैरासीटामोल 500 mg नहीं लेते हैं, वो लोग डायरेक्ट 650 mg की डोलो खा रहे हैं, ठीक है, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको रिलीफ जल्दी मिल जा रहा है। अरे आपको अभी रिलीफ जल्दी मिल रहा है, लेकिन वो जो 500 mg आपकी बॉडी पे वर्क कर सकती थी, वो लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी। अगर ये रेजिस्टेंट हो गई आपको डोलो, देन व्हाट यू ईट, आप क्या खाओगे? उसके बाद आप कौन सी बॉडी में ऐसा डालोगे मेडिसिन को जो आपकी बॉडी पे उसको रिलीव कर पाएगी उस समय? तो मतलब ये तो मतलब हम लोग अपनी लाइफ को मतलब एक थ्रेटन में डाल रहे हैं सर, लाइफ थ्रेटनिंग है, मैं बताता रहा हूँ आपको। WHO का खुद का डाटा है, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है ऑनेस्टली इसको।
किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में, ना कोई डिस्कस कर रहा है, ना कोई गवर्नमेंट इस पे कोई इसको स्ट्रिक्ट एक्शन सिंपल ले रही लैंग्वेज है। में बोलूँ तो ये बोलूँ कि जब मुझे भूख है 2 रोटी की, हाँ। तो हम 3 रोटी खा रहे थे। हाँ, और जब आपकी भूख बढ़ गई तो अब आपके पास रोटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो इन सफिशिएंट बॉडी में जो आपके पास में क्वांटिटी थी, जो आप एंटीबायोटिक ले सकते थे, जो आपके पास लास्ट सोर्स होता है, आपके पास वो भी नहीं है। इसके पता है सर एक और इसका कारण है, वाह, हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं सर। और इसका एक और बड़ा कारण है, मतलब जो बहुत कंट्रोवर्शियल है इंडिया में, नॉन वेजिटेरियंस हैं आज की डेट में। 80% इंडियंस, डाटा के अनुसार, रिसर्च डाटा के अनुसार 80% लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। ठीक है, आप बोल रहे मान लेता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सच बात है ये, 80% इंडियंस नॉन वेजिटेरियन है। अब तो लोग वैसे भी और प्रेरित हो रहे हाँ, मतलब कैसे ना कैसे करके वो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा खा रहे हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में कि चाहे वो एगिटेरियंस हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियंस हो, दिस इज ऑल कम्स इन बिटवीन। मेरे भाषा में तो सब एक ही है, ठीक है। तो जो पोल्ट्री फार्म्स हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे बड़ा क्रूशियल वर्क हो रहा है सर। वहाँ क्या हो रहा है, जो आपकी हेंस हैं उनको कोलेस्टीन एक एंटीबायोटिक होती है, वो दी जाती है। क्या कारण है उसका? कारण ये है इसका, प्रोडक्शन नहीं, एक तो ग्रोथ जल्दी होगी उनकी, ठीक है। सेकंड, उनको कोई बीमारी ना लगे, जिससे आप उनको आगे सेल भी कर पाएँ और उनके एग्स भी आपको अच्छे फर्टाइल मिल पाएँ, ठीक है। 2 कारण की वजह से उनको आप कोलेस्टीन एंटीबायोटिक दे रहे हो। और कहने में तो हमने बहुत कम शब्दों में इसका नाम ले दिया कोलेस्टीन, बट ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो हम पेशेंट्स को तब देते हैं जब कुछ वर्क नहीं करता। और ये पेशेंट को देते हैं, ये हम पेशेंट्स को देते हैं और तब देते हैं जब कुछ वर्क नहीं करता। मीन्स कि एक आदमी को सुपर बग हो गया, सुपर बग के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे मार्वल्स की मूवीज में थैनोस है, उसी तरीके से इंडियंस हेल्थ केयर में सुपर बग है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो ये क्या होता है, जब आपका कोलेस्टीन एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जाती है, आपकी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, तो वो ऐसी एंटीबायोटिक है कि कोई भी बैक्टीरिया हो, किस्सा कितना भी क्रूशियल हो, उसको मार देगी, ठीक है। समझ में आया सर आपको? एक ऐसी एंटीबायोटिक जो किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म कर सकती है। बट वो गुड बैक्टीरिया भी हो सकता है। हाँ, वो गुड बैक्टीरिया भी हो सकता है। मतलब एक पेशेंट जो बहुत क्रूशियल स्टेज पे, मान लेते हैं आईसीयू में एडमिट है और उसकी बॉडी में इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप उसको कोलेस्टीन दे रहे हो कि उसका इन्फेक्शन आप कंट्रोल कर पाओ। ये एक टॉक्सिक मेडिसिन है, ठीक है। किडनी पे इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली, ठीक है, और बहुत सारे लेवल्स को किडनी के अप और डाउन करती है। बट वो लास्ट स्टेज है, ठीक है, बट वो लास्ट स्टेज है कि आपको पेशेंट को बचाना है, तो आप वो दे रहे हो। अब ये एंटीबायोटिक आप दे रहे हो हेंस को, क्यों दे रहे हो? जिससे आपकी हेंस जल्दी ग्रो कर पाए और आपकी हेंस में किसी तरीके की बीमारी ना हो, ठीक है, क्योंकि वो तो हर तरीके के बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेता है। जब आप हेंस को खाते हो तो वो पैसिवली आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है एंटीबायोटिक कोलेस्टीन। क्यों? क्योंकि उसके जो लेवल होता है, जो मात्रा होती है, वो उसके ब्लड में प्रेजेंट होती है, और वो जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हो, आपकी बॉडी में इंटेक कर रहे हो और खा रहे हो उसको, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में AMR बनाती है। बट जब उसको हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सर कुछ भी कर लेते हैं हम उसको, कैसे भी कर लेते हैं। WHO का डाटा है ये कि जो आपके एनिमल्स, प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, जो आपको कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनको आप कोई भी एंटीबायोटिक्स खिला रहे हो, कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो अगर आप उस एनिमल्स को कंज्यूम करते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में एंटर जाके AMR कॉज कर सकती है। दे आर द 85% चांसेस कि वो आपको AMR कॉज कर सकता है। नॉट 1%, नॉट 10%, नॉट 50%, इट इज़ 85% चांसेस कि अगर उस एनिमल को कोलेस्टीन एंटीबायोटिक दी गई है और आपने उसको कंज्यूम करा है, ठीक है, परसेंट मान के चलो कि दिया होगा सर। आज की डेट में मैं मान रहा हूँ 60 to 65% पोल्ट्री फार्म्स ऐसे हैं जिसमें आप कोलेस्टीन खुलेआम बिक रही है और खुलेआम दी जा रही है। और ये लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है सर, बिल्कुल लीगल नहीं है ये चीज़। एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हो अगर एनिमल बीमार है, वेटनरी में आप उसको दे सकते हो। क्या हमारे पास कोई डेटा नहीं होता जैसे लाइक सर ये आज देख लो, वो क्या आता था पहले जो जलाने के काम आता था किसी को, जैसे इंसान को भी तेजाब एसिड है ना, तेजाब, तो तेजाब में जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि नहीं। सर यही तो दिक्कत है, इस मैटर को हाईलाइट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, इस मैटर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रही है। उनको लगता है कि इट इज़ नॉट अ वेरी मच बिग डील, ठीक है, इट इज़ गोइंग ऑन गोइंग जस्ट लाइक दैट, और उसको वैसे ही चलते रहने देना चाहिए।
ठीक है। अगर इस पे किसी का ध्यान नहीं है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब जैसे कैंसर है, जब तक वो अपने एक इस लेवल स्टेज पे पर ना नहीं आ बन गया जाए। कि आपको दिखने लगा कि भाई मौतें हो रही हैं, जैसे कोविड था, उस समय आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पंप्स नहीं थे, बहुत सारी मेडिसिन नहीं थी, वैक्सीनेशंस का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था हमारे पास में, बहुत सारा हमारे पास स्टाफ की कमी थी उस समय, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि ये कब आएगा या क्या होगा, True. ठीक है। उसी तरीके से गवर्नमेंट अभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर वो तभी हो सकती है जब हमारी गवर्नमेंट भी उस चीज़ के लिए आगे आपको, मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज़ को सपोर्ट सक्षम मैं चाहता हूँ कल के कल ये लेटर लिखा जाए एटलीस्ट बिल्कुल सर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऑनेस्टली अगर आप इतना एग्रेसिवली ये चीज समझा रहे हो तो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा बिजनेस भी है ना। WHO की गाइडलाइंस है सर, WHO, ये मैं अपने मुंह से अपने शब्दों में अपने डाटा से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने कोई कहानी बनाई, रिसर्च किया होगा आपने। हमने, यस सर, मैं इस पे, मेरा रिसर्च टॉपिक है ये, ठीक है, मैंने इसमें ऑलरेडी पब्लिकेशंस कर चुका हूँ मैं अपने रिसर्च टॉपिक में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जापान के जर्नल में जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, ठीक है, उसमें मेरा भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है रेयर डिजीज के बारे में। पहले तो मैं इंडिया के लिए हैट्स ऑफ करना चाहूँगा क्योंकि पता है क्या, ऑनेस्टली थोड़ा सा जेलस भी फील होता है यार कि सेम एज में ऑलमोस्ट क्या फोड़े जा रहे हो आप, है ना। बट ऑनेस्टली ये लगता है आप आज देखो सारे सेलिब्रिटी देख लो आप, जैसे विराट कोहली, शिखर धवन, ये वेज की ओर मूव कर चुके हैं, बिल्कुल, शायद उनको अवेयरनेस आ चुकी है इन चीज़ों की, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर, अब वीगन डाइट ले रहे हैं वो लोग, की वेज भी नहीं, वीगन डाइट्स, क्योंकि आपकी जो वेजिटेबल्स भी उगती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स में मिक्सचर है, कहीं ना कहीं वो उसमें ऐसा कंपोजिशंस का यूज़ करा जा रहा है कि वो जो वेजिटेबल्स भी आ रही हैं वो भी प्योर नहीं, क्या खाएं अब, वही दिक्कत है सर, क्या खाएं। तो आप अपनी वेजिटेबल डाइट लीजिए, कम से कम वो सेफ़ है एज़ कम्पेरेटिवली नॉन वेजिटेरियन डाइट के, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा आप क्या चीज़ खा रहे हैं, उसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करा गया उस ऑर्गेनिज्म को सेफ रखने के लिए, उस जो आपका लिविंग बॉडी है जिसको आप खा रहे हैं वो उसको सेफ रखने के लिए, उसको बैक्टीरियल फ्री रखने के लिए, क्योंकि क्राउड, आप देखिए कितना ज़्यादा हम लोग नॉनवेज यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इतना हैंस को एक जगह रखने के लिए भी आपको इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं होती हैं, उसमें सब वो भर देते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने का, जहाँ क्राउड ज़्यादा है वहाँ इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है जिससे वो सेफ़ रह पाए, उनके फूड के अंदर मिला के वो चीज़ उनको कंज्यूम कराई जाती है, ठीक है, जिससे वो चीज़ वो सेफ़ रहे और उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और वो लॉन्ग टर्म के लिए सीधा ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल है। कुछ भी तरीका नहीं है उससे क्योर कर सके, जैसे लाइक अगर मैं जिम कर रहा हूँ कि हमारे पास 100% वाले हैं, लेकिन कुछ तो होगा सर क्योर करने के लिए। उसके लिए यही है कि जब आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है, अब आप उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप एनालाइज करोगे, जब तक वो ऑलरेडी डिजीज़ बढ़ चुकी है। तो इस पे ऑलरेडी हमारा PCR मेथड से जो हमारा कोविड में यूज़ हुआ था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड, हम लोगों ने सब ने RT-PCR का टेस्ट कराया, ठीक है, RT-PCR का टेस्ट कराया हमने, जो जिसमें नोज़ में स्वैब डाल के सैंपल लिया जाता है। तो वो जो PCR है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, वो बेसिकली क्या करता है, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शंस अगर हैं बॉडी में, तो उसको एनालाइज करता है। तो जैसे हम लोग हेल्थ चेकअप ले सकते हैं डेली रेगुलर बेसिस पर, जैसे हर 3 मंथ्स में एटलीस्ट, ठीक है, या एटलीस्ट 6 मंथ्स टेस्ट के लिए क्या टेस्ट लेना है सर? नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं, नॉनवेज कंज्यूम करने के लिए कोई आपकी अगर बॉडी प्रॉपर्ली वर्किंग है, मैं वही बता रहा हूँ आपकी, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्किंग है तो आप कल्चर का टेस्ट लगवा सकते हैं, ब्लड कल्चर का, ठीक है, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं ब्लड कल्चर लगा के कि आपकी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर वैसे आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स आपकी उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे वर्क कर रही हैं। अगर उसमें सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ जाती हैं, मतलब काम नहीं करती हैं, मतलब आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो AMR से। अगर उसमें एंटीबायोटिक्स नॉर्मल आ रही हैं या फिर जो होनी चाहिए उससे थोड़ा भी कम आ रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए उस पर ध्यान दीजिए, वो आपको एक तरीके से वेकअप साइन है कि भाई अब सुधर जाओ, ऐसा वाला, ठीक है, कि अब आपकी एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंट होनी शुरू हो गई हैं आपकी बॉडी में, तो आप अब वर्क करना शुरू कर दो इस चीज़ पर कि अब वो किसी ना किसी तरीके से अब रिकवर कर जाए आपकी बॉडी। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के। इसकी जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे लाइक क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? सर देखिए, इसका जो मेन कॉज है ना, आप जो स्टार्ट कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम से। शुरुआत खुद से होती है सर जी। दूसरे पे अगर हम उंगली कर देंगे कि भाई तू सुधर जा, तो वो नहीं सुधरेगा,
लेकिन अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी शुरुआत। बट एक चीज है ना, जैसे Already लाइक बड़े organizations टोबैको वाले बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, लेकिन क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते जिससे लाइक खा रहे हैं तो वैसे तो लोगों नहीं को सर, पता देखिए है। एंटीबायोटिक्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक्स आपको AMR कॉज कर सकती है। अगर आप एंटीबायोटिक्स को सही टाइम पे कंज्यूम करेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी, ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को ओवर एक्सीड यूज़ करोगे तो वो नुकसान देगी। चाहे अब आप मान के चलो कि मैं कहूँ कि मुझे नारियल पानी पीना है, ठीक है, अब मैं नारियल पानी है तो सेफ हमारे लिए, लेकिन मैं बहुत सारा पीना शुरू कर दूँ, डेली का 30 लीटर नारियल पानी पी रहा हूँ मैं, तो वो तो कहीं ना कहीं मेरे को बॉडी में एब्डोमिनल पेन या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉज करेगा ना। उसी तरीके से मैं कहूँ अगर हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो एक लिमिट में खाएं, वो चीज़ स्वाद के लिए बनी है, ठीक है, कि एक लिमिट में आप खा रहे हो उस चीज़ को, वंस इन अ मंथ आपने कुछ खा लिया टेस्ट चेंज के लिए तो वो ठीक है। आपको कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स ले ली, ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ऐसे कंज्यूम कर रहे हो कि यार हल्की सी खांसी हुई तो ली एंटीबायोटिक खा ली, और वो भी आपने पूरे कोर्स कंप्लीट नहीं करा सर, उसका भी एक कोर्स पीरियड टाइम होता है कि आपको 5 डेज के लिए खानी है, 5 डेज के लिए बीडी खानी है ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। आपने उसको प्रॉपरली उस टाइम के लिए कंज्यूम नहीं करा, आपने 2 दिन खाई, आपको लगा मैं गला सही हो गया जी, ठीक हो गया, तो ठीक हो गया मैं, और सबको तो, बता भी दिया, हाँ बता भी दिया, और दवाई, हाँ दवाई बंद कर दी। अब आपने जो 5 दिन की दवाई थी उसको 2 दिन खा के बंद कर दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या सर, बैक्टीरिया मर तो गए थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं मरे, ठीक है, या इन्फेक्शन जो था वहाँ पे जो भी आपका कुछ भी था वो मर तो गया, ख़त्म तो हो गया, लेकिन वो कम हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि आप रिकवर कर गए लेकिन आप रिकवर नहीं करे हो। उस टाइम के बाद जो हमारी बॉडी रिकवर करके, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो वो मल्टीप्लाई करके नई जेनेटिक उनके बनेंगे उसमें वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। आप दोबारा वो एंटीबायोटिक खाओगे वो वर्क नहीं करेगी। पहले लोग क्रोसिन खाते थे 500 mg, हाँ, और रेगुलर खाते थे। भी कहती है लाइक उसका सर दर्द होता है, हाफ ये कुछ तो डिस्प्रिन, हाँ डिस्प्रिन खाते थे, कई बार तो खून पतला करने के लिए एस्पिरिन की हम लोग टैबलेट लेते थे। पहले क्या था, पैरासीटामोल हमारे लिए बहुत आराम से वर्क कर जाती थी। अब आप 500 mg खाते हैं ना पैरासीटामोल, तो कई पेशेंट्स पे ऐसा होता है कि वर्क नहीं करती। ये ऐसा लगता है कि कुछ ना इस चीज के लिए भी हवा चलती है, जैसे लाइक पैरासीटामोल चल रहा था लेकिन बीच में डोलो ने जंप मारा। सर ये हुआ कैसे, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। क्या हुआ, 500 mg जब हम पैरासीटामोल ले रहे थे तो वो हमारी बॉडी पे बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोई 10 बंदों में 4 बंदे ऐसे निकले कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करी क्रोसिन को, मतलब सिर में दर्द हो रहा है तो क्रोसिन खा ली, ठीक है, बुखार आ रहा है तो खा ही ली, ठीक है, थक गए आज बहुत बुरी तरीके से तो क्रोसिन खा ली कि बॉडी एक सही हो जाएगा। लिखा भी तो 5-10 चीजें लिखी होती हाँ, है, सर दर्द, बदन दर्द, हाँ, लेकिन सर वो ऐसे लिखी है कि आपको उसको एक लिमिट में कंट्रोल में खाना है। जैसे 4 आवर्स का टाइम होता है, आप 4 आवर्स के बाद उसको रिपीट कर सकते हो, या 8 आवर्स का टाइम है आप रिपीट कर सकते हो पूरा अगर एक गोली, हाँ एक गोली को 500 mg की एक टैबलेट को। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ऐसे ले रहे हो कि खाई यार असर नहीं करा फिर एक गोली खा ली, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी को रेजिस्टेंट बना दे रही है उस चीज़ के लिए। अब एक टाइम के बाद वो काम ही नहीं करेगी, फिर डॉक्टर ने एडवाइस करना करा कि आप भाई डोलो खाओ। अब पता लगा कि भाई मेरे अच्छा, डॉक्टर को भी सही नहीं बताया होगा है ना कि मैंने एक एक करके 2 बार हाँ, उनको नहीं बताया, उनको ये बताया कि आप, मैं तो डॉक्टर साहब आपसे लेके गया और मेरे पे ना वो दवाई आपकी काम नहीं करी पैरासीटामोल, तो डॉक्टर ऑब्वियसली बात है उसको हाई डोज करके दे देगा आपको। अब आपने डोलो खाई तो आपने अगले बंदे को ये जाके बताया कि यार मैंने तो डोलो खाई थी, मेरा सही हो गया उससे, ठीक है, तो तू डोलो अच्छी दवाई है, वो पैरासीटामोल में मिलावट आ गई है, ठीक है, ये नए शब्दों का इस्तेमाल होता है, पैरासीटामोल में मिलावट आ गई है, अब तू डोलो खाएगा, डोलो बढ़िया चल रही है। चाहे दोनों ब्रांड सेम हो, ठीक है, कंपनी सेम है, मैन्युफैक्चरर सेम है, बट जी मिलावट आ गई है, तू डोलो खाया कर, वो अच्छी नहीं है टैबलेट, रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट देख चुका हूँ मैं, ठीक है। अब वो बंदे को पैरासीटामोल वर्क कर सकती थी 500 mg, बट वो पैरासीटामोल 650 mg ले रहा है सेम मैन्युफैक्चरर की, क्यों, क्योंकि उसको किसी ने गाइड कर दिया जो कि हेल्थ केयर वर्कर नहीं था, जो किसी भी तरीके से गाइडेंस के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं था, उसने गाइड करा तो उसने वो चीज़ वो लेनी शुरू कर दी टैबलेट को। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है। इसके लिए जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या सुझाव रहेंगे, इस पर कैसे हम वर्क कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने पड़ेंगे सर अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनफैक्ट दिल्ली NCR की मैं बात करूं तो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। सर आजकल तो देखो मिसकंसेप्शन कह सकते हो या कुछ भी, लोगों को ये जरूर पता है कि ना सिर्फ हेल्थ में ना सिर्फ पैसा कमाने की बात हो रही है, हाँ, अवेयरनेस की ना बहुत कम बात होती है, बहुत कम। लेकिन सर क्या है, हम लोग अवेयरनेस जो है, जबकि मेडिसिन में कोई डिस्कस करने भी नहीं जाता कि मार्जिन क्या होता है। जैसे लाइक हमें ये पता है कि ये बोतल में एक ये कंपनी 2-4 रुपए कमा रही होगी,
मेडिसिन में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बताऊँ 2009-10 में एक बार मेरे गांव में कोई केमिस्ट शॉप था, वो 200-250 रुपये में पूरा डब्बा भर के लाया था। मैं सरप्राइज हूँ, जब मैं खुद जाता हूँ 50-60 रुपये तो 4-5 गोली देता था। मोर देन 80% मार्जिन होता है मेडिसिन में सर। अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन की बात करें तो मोर देन 40% 50% हम एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ, किसी पे 60 भी है, 2% में किसी पे स्ट्रगल कर रहा 30 हूँ भी मैं। है। हाँ और इतना मार्जिन है और इतनी आपको सस्ती मेडिसिन भी, ब्रांडेड मेडिसिन। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आज की डेट में मैं किसी फार्मासिस्ट की शॉप पे जाता हूँ तो मैं उससे एटलीस्ट कहता हूँ कि मुझे 30% डिस्काउंट दो, वो दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे को पता है, इस बारे में नॉलेज है कि इतना है। और आज की डेट में तो अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करो तो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया मार्केट ना। आप किसी भी फार्मेसी के स्टोर पे जाओगे तो उसने लिख रखा है ऑन ऑल मेडिसिन 20% डिस्काउंट। सर अप टू 70 लिख रखा है, अब तो अप टू 70 लिख रखा है कहीं हाँ, कहीं लेकिन जगह। वो अब वो देते जेनरिक मेडिसिन जो है, जेनरिक मेडिसिन जो है ना, जिनके मैन्युफैक्चर छोटे हैं, जो सेम सॉल्ट दे रहे हैं, तो उस पर वो लोग 50% 40% मार्जिन पे आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी बहुत तगड़ा मार्जिन है सर इस चीज़ में। और ये आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स भी ऐसे दे देंगे कि आप जाओगे, आप कहोगे सर खांसी हो रही है, लो जी लो ये एंटीबायोटिक खा लो। क्यों? क्योंकि इस पर मार्जिन ज़्यादा है, मेरी सेल्स बढ़ रही है कहीं ना कहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सारे फार्मासिस्ट गलत हैं इसमें, मैं इस फील्ड को या इस प्रोफेशन को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं अगर एज्यूम भी करूँ ना तो 80% गलत होंगे। हाँ 100% ये बात सही है सर आपकी, बट क्या है, इसके लिए उनको भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ से कि उनको क्या नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि डर नहीं है ना। डर नहीं है सर, मेन हमारे यहाँ डर नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है उसके लिए, रेगुलेशंस नहीं है। तो जो इम्पैक्ट करने चाहिए ना गवर्नमेंट को, एक तो रेगुलेशन बनाना चाहिए, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग प्रोग्राम रखनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं CME, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। लोगों को नई एजुकेशन के बारे में जो अवेयरनेस हमें पहले नहीं थी, जो हमें नई चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं था इससे नुकसान हो रहे हैं, अब पता लगा है तो अब इसको हम सिलेबस में तो ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पूरा सिलेबस तो चेंज होगा नहीं सर एक चीज़ के लिए। तो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के अंदर हम उस चीज़ को गाइड कर सकते हैं। बट मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ मेडिकल वाले के ही क्यों गाइड? मैं वही बता रहा हूँ सर, पहला तो स्टेप है कि हम अपने खुद से स्टार्ट करें। दूसरा स्टेप है जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस चीज़ के लिए कैंपेन चलाएं। ठीक है, कैंपेन्स में एक अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएं जिसमें वो बताएं कि हर खांसी जुकाम का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक नहीं होता है। बिल्कुल, एंटीबायोटिक जो बनी है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बनी है। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में किस तरीके का इन्फेक्शन है, और ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है, हकीकत है सर। आज की डेट में अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से पूछूंगा ना, ये तो हम अपने मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, या पर मिडिल क्लास हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है थोड़ी सी, हमें लोगों को पता है, हम लिटरेट पर्सनस हैं। अगर हम किसी नॉर्मल आदमी से, जो इलिटरेट पर्सन है, जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, जो सुबह से शाम तक जाता है, मेहनत करके आता है, उससे बात करें तो उसको तो मतलब उसको उस चीज़ को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है कि यार मैं जाके डॉक्टर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो फार्मासिस्ट से जाता हूँ, दवाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए। आप अपने शरीर को 15-20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे के टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप उस चीज़ के लिए आप अपने शरीर को लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब कर रहे हो, आप अपनी जनरेशन को ख़राब कर रहे हो आगे। ठीक है, क्योंकि जो मैसेज आप जो सीख रहे हो वही चीज़ आप आगे अपने पास ऑन करोगे। जब आप अपने पास ऑन करोगे अपनी जनरेशन को सेम चीज़, तो वो भी उस चीज़ के बारे में उतनी अवेयर नहीं होगी, उसके बारे में उसे पता नहीं होगा, तो वो भी उस चीज़ को गलत स्टेप उठाएगी। तो हमें इस चीज़ को यहीं रोक के इसी को यहीं समाधान करना छोटी सी बात बताना, जैसे लाइक मोहल्ला क्लिनिक हुआ था एक, बिल्कुल। अब जैसे हम देखते हैं हर गली में एक फ्रूट शॉप होता है या ऐसे शॉप होता है, क्या इस हमें ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए कि इस लेवल पे हेल्थ को एजुकेट किया जाए कि हर गली, दूसरी गली, तीसरी गली, अगर गवर्नमेंट काउंसलिंग चार्ज भी 2-4 रुपए करता है ना, तो मेरे हिसाब से हमारी आबादी सर इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। हम लोग सर एक कोई भी स्पेस लेकर उनको सोचें कि वहाँ पे कोई आएगा, हम उसको कंसल्ट कर पाएंगे, तो इतना ना तो टाइम किसी और के पास है ना हम लोगों के पास है। अगर हम कोई पर्सन बिठा भी देते हैं वहाँ पे कंसल्ट करने के लिए, तो वो प्रॉपर तरीके से लोग अवेयरनेस के रूप में कोई जाके किसी से 2 बातें सीखने के लिए नहीं जाएगा, ऑनेस्टली नहीं जाएगा। इसका सबसे बढ़िया इलाज है सर स्कूल एंड कॉलेजेस, जहाँ हमारा यूथ पढ़ रहा है। उसके बाद मूवीज, सिनेमास, ठीक है, जहाँ हमारे फैमिली पर्सन्स और सब लोग विजिट कर रहे हैं। सबसे बढ़िया है स्कूल कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेशन लेने जा रहे हैं, वहाँ से जो आप अवेयरनेस फैला सकते हो, क्योंकि आप बच्चे को बताओगे, बच्चा अपने घर जाके बताएगा, अपने पेरेंट्स को बताएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेगा। जब उसको वो चीज़, कोई नई चीज़ वो सीखेगा जो उसके बारे में उसको नहीं पता, उसकी फैमिली को नहीं पता है। क्योंकि क्या है ना सर, आज की डेट में मैं मानूँ तो माँ बाप भी बच्चों से सीख रहे हैं, ऑनेस्टली। ठीक है, हमारे टाइम पे कंप्यूटर्स आए, पहले नहीं थे, मोबाइल फोन्स आए, इंटरनेट
सबसे बड़ी बात करें इंटरनेट की, True. पहले 1-1 GB का रिचार्ज करा के हम लोग चलाते थे, पूरे महीने चलाते थे। आज की डेट में गलती से अगर वो अनलिमिटेड वाला रिचार्ज ना हो ना, और गलती से 1 GB 1.5 GB वाला हो जाए, तो वो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरे से हुई है लास्ट मंथ मिस्टेक हुई है कि मैंने गलती से रिचार्ज कर दिया, मुझे फुल रिचार्ज दोबारा करना पड़ा, क्योंकि आप रोज 28 रुपए का 29 रुपए का एक पैक खरीदने से अच्छा है कि आप रिचार्ज कर लो, कोई बात नहीं सर। वैसे ईयरली रिचार्ज करो, डिस्काउंट मिलता है। तो इसके लिए सबसे अवेयरनेस है कि आप स्टूडेंट्स को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, इसके बारे में बताएं कि भाई आप लोगों को एंटीबायोटिक्स नहीं खानी है। अगर आपको एंटीबायोटिक्स खानी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर पहले डायग्नोस करेगा, 3 दिन 2 दिन नहीं लगते ऐसा डायग्नोस करने में। इसके लिए हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, बिल्कुल है, जिसपे मेरी रिसर्च है खुद की, ग्राम स्टेनिंग गाइडेड थेरेपी, जो एम्स ने भी वैलिडेट करी है वो चीज़। 2021 में उनकी रिसर्च पब्लिश हुई थी ICMR के साथ में, उन्होंने इसमें बताया है कि जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड थेरेपीज़ हैं, जो हम फॉलोज कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लूप होल है। ठीक है, क्या लूप होल है कि हमारे जो मेडिसिन हम डायरेक्टली पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स हम प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक टाइम जो है कल्चर का वो रहता है 48 to 72 आवर्स। ठीक है, 48 से 72 घंटे में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो हम डायग्नोस कर पा रहे हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हम रैपिड डायग्नोस्टिक टूल को यूज़ करेंगे, जो ग्राम स्टेनिंग होता है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसके ब्लड के अंदर विदिन 2 आवर्स आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि इसके ब्लड के अंदर कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब 2 तरीके डाइवर्सिफिकेशन है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिसाइज मेडिसिन दे सकते हो। इससे एक तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ गई, पैसा बच गया आपका, साथ ही साथ आपका ये भी बच गया सर कि आप पेशेंट को प्रिसाइज ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसकी जो अवेयरनेस है, ये आप बच्चों के थ्रू, आप कॉलेजेस के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू हम दे सकते हैं अपने यंगस्टर्स को, जो आगे जाके अपनी फैमिलीज़ को भी बताएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, देन उस चीज़ के बारे में सब लोग अवेयर हो पाएँ। ठीक है, नो कंसल्टेशन कॉस्ट, 0 कंसल्टेशन कॉस्ट। आपके यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो नर्सेज हैं, स्कूल के अंदर देखिए नर्सेज, स्कूल के अंदर नर्सेज होती हैं, अवेलेबल हैं, हर स्कूल में एक नर्स होती है कि बच्चे को चोट लग गई, खेलते कूदते लग गई, उन्हीं नर्सेज से आप 2 मंथ में 3 मंथ में एक प्रोग्राम करवा दो। ठीक है, कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट वीक करवा दो। हमारा साल में गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट वीक। आप वो 6 दिन का टाइम होता है, उसी में आप ईयरली एक बार करवा दो, 6 दिन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवा के बच्चों को बता दो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कॉलेजेस में तो, यूनिवर्सिटीज़ के आज की डेट में इतने सारे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं। आप किसी दिन 2 दिन 3 दिन का एक प्रोग्राम करके हम बच्चों को ये चीज़ गाइड कर पाएँ, अपने स्टाफ को भी गाइड कर पाएँ। मैं खाली बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने स्टाफ, अपने सीनियर, अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स, सबको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि क्या मेडिसिन, क्या हमारी चीज़ें कितनी लेवल पे ज़रूरत है। मैं तो गवर्नमेंट से भी कहूँगा, मन की बात में एटलीस्ट डाल दो ये चीज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ना, मैं जब आप बोल रहे थे ना, मैं कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली ये सोच रहा था कि कैसे कैप्चर किया जाता है। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, बिल्कुल सर, कई जगह तो कोई सोर्स भी नहीं है इंटरनेट का, कुछ का भी। बिल्कुल, जैसे अब मान लीजिए रूरल एरियाज, छोटे जगह हैं, छोटे शहर, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में कैसे अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं हम उनको, जो हमारे हेल्थ केयर स्टाफ है ना, उन्हीं को ट्रेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा सकती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दिया कि, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दिया, NGOs ने, ठीक है, उनको गाइड कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपको वर्क करना है, ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक्स आपको पेशेंट को नहीं देनी है, और ये एंटीबायोटिक्स आपको देनी है और इस लेवल तक देनी है। ठीक है, या आपने पेशेंट को गाइड कर दिया, वहाँ पे नर्सेज ने हमारे हेल्थ केयर कैंप कर दिया कि भाई पेशेंट्स आते हैं, गैदर होते हैं, उनको एक दिन बुला लिया सब लोगों को कि भाई आप इस दिन आइए और इस दिन हम लोग आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराएंगे। गांव-गांव जाकर जैसे कैंप्स लगाए जाते हैं छोटे छोटे से, पोलियो का हमारा कैंपेन चला था कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था हम लोगों ने, कि कैंप लगाया छोटा सा, वहाँ पे बैठ गए, कोई आ रहा है जा रहा है, गाँव में कोई घर घर जाके बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे सर, आप विजिट कर लीजिए, हमारे पास 0 कॉस्टिंग। मतलब बोर्ड लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर वाली स्थिति बन जाएगी सर। फिर टीवी पे 10 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड अगर हमारे डेथ होगी हर साल, तो वो लेवल हमारे लिए बोलने के लिए वो 10 मिलियन है, लेकिन वो नंबर इतना बड़ा है कि हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे, हम उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे हमारी कंपनी। वो सीधा इकोनॉमिकली हमारे को। आप मूवी देखते हो सर आप? हाँ, मेरा मूवीज़ में इंटरेस्ट है। आपने देखा है सूर्या सिंघम 3?
साउथ इंडियन मूवी नहीं है। साउथ की नहीं देखी है मैं बताता हूँ उसमें थोड़ा सा स्टोरी। बिल्कुल। वो मूवी मैंने 5 7 8 बार देख लिया होगा। अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा, बताता हूँ स्टोरी क्या अच्छा लगा। हम्म। वो ना एक मेडी वेस्ट होता है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आता है मेडी वेस्ट, और उसका कॉस्ट बहुत दिया जाता है। अच्छा। मतलब एक कंपनी पर्टिकुलर सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट पे ही कमा रहा है, हाँ। और उसको इंडिया में डंप किया जा रहा है सर। हम्म। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री उसमें दिखाया है कि इतना पैसा पे कर रहा है हम्म। जो मिडी वेस्ट कर अपने रहे हैं, अपने कल्चर, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। और दूसरी जगह मिडी वेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल तो क्या लगता है इस टाइप की कितनी चीजें चल रही है हमारे सर, यहाँ? बहुत सारी चल रही है। मैं आपको भी स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड यूज़ करा था, सुपर बग। जी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, और इससे रिलेटेबल है सर, पूरी तरीके से रिलेटेबल है। एक स्वीडिश एक कंट्री है, हाँ स्वीडन। वहाँ से एक पेशेंट आए थे 2008 में, ठीक है। नई दिल्ली में हमारे। ठीक है, उनको एक इन्फेक्शन कॉज हुआ। ठीक है, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया, एक सर्जरी कराई। ठीक है, और उनके एक वुंड बन गया, बेसिकली जख्म सा बन गया, और उस पर उन्होंने पोस्ट सर्जरी करवा के, और उसके बाद वो वापस अपने देश चले गए। वहाँ जाके वो बहुत बीमार पड़ गए। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, डायग्नोसिस कराया, कोई एंटीबायोटिक उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही थी, कोई एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रही है। इनफैक्ट एक एंटीबायोटिक होती है कार्बोपेनम किस लिए होता है? ये एंटीबायोटिक हमें दी जाती है वेरी सीवियर केसेस में, ठीक है। मतलब लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक है ये। ऐसे केस में दी जाती है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे हो, ठीक है, या ऐसी स्थिति में हो जिसमें उसके बचने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है। ठीक है, ऐसे केसेस में उसको दी जाती है। उसके ऊपर आती है कोलेस्टिन, जिसके बारे में हमने पोल्ट्री फॉर्म्स में डिस्कस करा था। ठीक है, कार्बोपेनम भी जब वर्क नहीं कर रही है तो आप कोलेस्टिन दे रहे हो, क्योंकि कोलेस्टिन जो है आपकी किडनी खराब कर सकती है, आपको लंग्स वो ऑर्गन फेलियर कर सकती है, आपके सीधा ऑर्गन पे इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उससे पहले हम लोग कार्बोपेनम देते हैं पेशेंट को। ये भी लास्ट रिजॉर्ट मेडिसिन है। ठीक है। वो जो उनकी बॉडी में बैक्टीरिया निकला ना सर, वो कार्बोपेनम रेजिस्टेंट निकला। उस पर एक प्लाज्मिड की लेयर थी जिसे हमने नाम दिया NDM1। ठीक है, न्यू दिल्ली मेटेला बीटा लैक्टमेज 1। ठीक है, न्यू दिल्ली के नाम पे ही है। न्यू दिल्ली पे नाम पे गया ये। और ऐसा नहीं है कि ये न्यू दिल्ली या सूडान में ही पाया गया, ये वर्ल्ड वाइड पाया गया सर। एशिया की सारी कंट्रीज़ में, चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ठीक है, चाहे आपके USA हो, UK हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पोलैंड है, सब जगह ये बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड के साथ पाया गया है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज करता है, मतलब पेशेंट मर सकता है। और इन्फेक्शन का नाम सुनेंगे ना आप तो आप दंग रह जाएंगे, UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बस ये क्लैप्सियला निमोनी जो हमें कॉज होता है उसके साथ में अटैच हो जाता है। इशर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो सबसे बड़ा कॉज है UTI इन्फेक्शन का। ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज होता है UTI इन्फेक्शन, वो इशर्शिया कोलाई बैक्टीरिया से कॉज होता है। ये प्लाज्मिड उसके साथ में जाके अटैच कर जाता है और इशर्शिया कोलाई NDM1 अटैच हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया निकलता है वो निकलता है सुपर बग। उसको हमने नाम दिया है सुपर बग। मतलब ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा एंटीजन जिसका कोई इलाज नहीं है, आप चाहकर भी उसको मार नहीं सकते। मतलब वो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था मार्वल की मूवी का, थैनोस का, कि पूरी एवेंजर्स की टीम लग गई लेकिन उसको किल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से ये बैक्टीरिया है कि कोई भी आप इस पे एंटीबायोटिक दे दो, ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं। फिर तो ठीक है, इसका हम आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है डेली बेसिस पर। ठीक है, तब हम इस पे कोलेस्टिन देते हैं। लेकिन कई केसेस ऐसे पाए गए हमारे पास जो MRSA के केसेस हैं। ठीक है, मतलब ऑलरेडी उसके साथ में NDM1 अटैच्ड है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पे कोलेस्टिन भी वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसने नॉनवेज खाया था। ठीक है, और हाई डाइट नॉन वेजिटेरियन था वो हफ्ते में 4 दिन नॉनवेज खाता था। ठीक है, वीकली। जिंदा है वो? नहीं, मर गया वो सर, डेथ हो गई उसकी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर पाई। ऐसे केसेस हमने अपने लाइव एग्जांपल्स में देखे हैं, खुद देखे हैं ये चीज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ थी जो उसने आगे सफ़र करी। ठीक है, बट वो जो आगे जाके क्रूशियल बन गई। वो स्वीडन के पेशेंट तो बचा लिया उन लोगों ने कैसे करके। अच्छा। ठीक है, बट ऐसे जो और केसेस आए उससे रिलेटेबल, ठीक है, उस पर वो वर्क नहीं कर पाए। तो ये वहाँ से NDM1 जो सुपर बग निकल के आया ना, उसकी कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। तो हम वेट किसका कर रहे हैं?
हम लोग अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि कितना क्रिटिकल है। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का, उस पर हम आएंगे, ठीक है। वो भी बहुत क्रूशियल टॉपिक है। हाँ, जो क्लिनिक इससे पे है ना, रिलेटेबल है। अस्पताल में भी काफ़ी सारे होते हैं जिसे संक्रमण होते हैं, जो ध्यान नहीं देते लोग। और यहाँ से इसके बारे में वैसे अनुभव में जानना चाहता हूँ आपका कि इसका क्या है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी सर देखिए, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेबल है AMR से। होता क्या है, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा आपके साथ में कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो अब पेशेंट गया इलाज कराने, उसकी स्थिति खराब हो गई, वो चला गया वेंटिलेटर पे, ठीक है, या ICU में एडमिट है। अब वो एरिया ऐसा है जहाँ पे कई ऐसे पेशेंट्स हैं उसकी तरह जो बहुत क्रूशियल स्टेज से गुजर रहे हैं, जिनकी हालात बहुत ख़राब हैं, डॉक्टर उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे जो हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है, उनके मैनुअल एरर्स की वजह से या किसी भी तरीके से कोई हमारी माल प्रैक्टिस की वजह से या हमारे कोई काम को पूरी तरीके से सही तरीके से ना करने की वजह से कोई स्टेप्स को बाईपास कर दिया हमने, ठीक है, फॉर द कंफर्ट रीजंस, ठीक है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। होता क्या है ऐसा, जैसे मान लीजिए आप और मैं एडमिट हैं हॉस्पिटल में, आप एक बेड पे एडमिट है, आपको एक बीमारी है, मैं एक बेड पे एडमिट हूँ, मेरे को एक बीमारी है, एक X पर्सन है, एक Y पर्सन है। एक नर्स गई पेशेंट के पास में, X पर्सन के पास में, समझ गया, उन्होंने उनके कैथेटर इंसर्ट था बॉडी के अंदर, यूरिन कैथेटर इंसर्ट था, तो उन्होंने उसको रिमूव करके चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो जो ग्लव्स थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए, ठीक है, लेकिन हाथ को वॉश नहीं करा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, या उन्होंने हैंड को वॉश ना करके सैनिटाइजर लिया और हाथ पे डाला और दूसरे ग्लव्स वियर कर लिए, ठीक है। तो हमें ऐसा लगा, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकता है कि वो शायद चेंज भी ना करें। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है कि चेंज ना करें, क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करते हैं, बट हम लोग स्टेप्स को बाईपास जरूर कर देते हैं कहीं ना कहीं। हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, ठीक है, क्राउड ज़्यादा है, उनको बहुत सारे पेशेंट्स को डील करना है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप, हमने पेशेंट का यूज़ करा, टच करा पेशेंट को, उसके बाद ग्लव्स उतारे और दूसरे ग्लव्स पहन लिए, ठीक है। जब हमने दूसरे ग्लव्स पहने, ठीक है, तो हमारे तो एक हाथ तो हमारा लगा ही ना पहनने में, तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हमारे ग्लव्स पे आ गया, और जब हमने दूसरे पेशेंट के साथ में डील करा तो वो उसको इंसर्ट कर गया, वो ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम X to Y, ठीक है। तो जब वो ट्रांसफ़र हुआ X पर्सन से Y पर्सन में, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो X पर्सन में था वो Y पर्सन को भी हो गया। तो एक तो वो बीमारी से ऑलरेडी गुजर रहा था, दूसरी बीमारी जो X पर्सन को थी वो उसको लग गई, तो वो पेशेंट की स्थिति ऑलरेडी क्रिटिकल थी, अब वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। एक दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पर, एक जो आप बता रहे हो क्रिटिकल और हो जाएगा, कहीं पर ऐसा होता है कि एंटीवायरस का भी काम आ जाता है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो एंटीबॉडीज जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि उसके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होती है, मे बी, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन ही दूसरा है, वो पूरी तरीके से अलग इन्फेक्शन है, और उसके अंदर आपने जो ट्रांसफ़र करा वो सिर्फ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करा, वो भी अलाइव और एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, तो वो जाकर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन ही कॉज करेगा, कोई एंटीबॉडीज़ को जनरेट नहीं कर सकता। सेकंड, एक तो ये रीज़न है इसका। सेकंड रीज़न है, जैसे यूरिन कैथेटर लगा हुआ है पेशेंट की, या कैनुला लगा हुआ है, उसको ज़्यादा टाइम तक चेंज ना करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज लगाया तो उसको 48 आवर्स में, 72 आवर्स में हमें चेंज करना होता है, ठीक है। हमने उसको 24 घंटे के लिए और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था, हम भूल गए या हमसे बाईपास हो गई वो चीज़ कि वो फिल नहीं हुआ पूरी तरीके से, ठीक है। कैनोला मैक्सिमम कितनी देर लगाना चाहिए? सर कैनुला की टाइमिंग्स अलग हैं, 72 to 48 आवर्स चल जाता है वो, ठीक है, वो एक्सटेंड भी हो जाता है अकॉर्डिंगली कि आपकी कितना जा रहा है। लेकिन जो यूरिन कैथेटर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग आपके जो आपका पाइप्स डालते हैं अपना, ठीक है, तो उसके यूरिनरी पार्ट में आपके, तो उसके अंदर क्या होता है, उस पर एक बायोफिल्म जम जाती है। बायोफिल्म का मतलब होता है एक बैक्टीरिया की लेयर, ओके, लाइक जैसे एक जैसे पाइप होती है उसमें, हाँ, ओके, उसके अंदर जैसे एल्गी आपकी फॉर्म हो जाती है, वो दिखती है आपको, एल्गी दिखती है ना आपको, पाइप पे एल्गी हो गई तो आपको दिख जाता है कि ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बायोफिल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लेयर है, लेकिन दिख नहीं रही। अब आपको ये लग रहा है कि इस पेशेंट को एन्यूरिया था, मतलब पेशेंट यूरिन पास आउट नहीं कर रहा था, तो इसने
500 ml का कैथेटर का आपका वो था चेंज हो गया पैकेट था, उसमें सिर्फ 100 ml आया, तो आप इसको चला सकते हो। और ठीक है, अपना सामान बचाने के चक्कर में या अपना थोड़ा सा कंफर्ट के चक्कर में कि हमें चेंज ना करना पड़े, उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। जब हमने उसको एक्सटेंड करा तो वो क्या हुआ, उससे नुकसान क्या हुआ, वो जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो गए थे, क्योंकि बैक्टीरिया को 24 आवर्स चाहिए ग्रो करने के लिए, एक प्रॉपर अपनी लेयर बना लेता है बैक्टीरिया 24 आवर्स में। जो बैक्टीरिया ग्रो हो गए थे उसके, वो उसकी बॉडी में इन्फेक्ट हो गए। अब एक इन्फेक्शन तो वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा था, दूसरा इन्फेक्शन उसको तब लग गया जब वो बैक्टीरिया बायोफिल्म जो लेयर थी वो ग्रोथ हो गई उसकी, क्योंकि एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज हैं, वहाँ से उसने बैक्टीरिया बायोफिल्म क्रिएट करी और उसके बॉडी में दूसरा इन्फेक्शन हो गया। इस इन्फेक्शन को भी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? इसका ये कारण है, अगर WHO को डाटा है कि अगर आप 50% तक इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है, अगर नर्सेज प्रॉपर हैंड हाइजीन को मेंटेन कर लें। सर मुझे क्या लगता है WHO तेरे को डेटा ही दे सकता है, लेकिन मैं पता है कि मैं इस पे इसलिए नहीं जानना, मुझे वो लगता है लाइक हर चीज में हम WHO, दिल्ली, हम इंडिया में बैठे हैं सपोज, ठीक है, गाइडलाइंस एक है। नहीं सर, जो WHO का डाटा होता है ना, अगर हम इंडिया कहीं से डेटा जाके वहाँ जाता है, बिल्कुल डाटा है। जैसे हमारे इंडिया में ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनका कोलैबोरेशन होता है WHO, हम डेटा शेयर करते हैं, हम लोग डाटा शेयर करते हैं। हर कंट्री को अपना एक डाटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर जगह जा जाके तो सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है उनका? उसमें उनका कंट्रीब्यूशन ये होता है कि हम लोग एक डाटा दे रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड वो चीज़ ले रहे हैं और उसको कोलैबोरेट करके आपको रेगुलेटरीज फॉर्म बना के दे रहे हैं कि आपको ये रेगुलेटरीज को फॉलो करना है, ये रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे आप लोग कंट्रोल पा सकते हो। क्योंकि हमने अलग अलग कंट्रीज का डाटा देखा कि वो ये स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ये इस प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर लेना जरूरी है, बिल्कुल इंटरनेशनल एक्सपोजर जरूरी है। मे बी हेल्प भी मिल जाती है समटाइम, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोविड में जब WHO, मैंने सुना है कि WHO जो हेड करता वो भी चाइना, फंड करता चाइना, बिल्कुल, और बीमारी फैलाया किसने? चाइना। थोड़ा सा उसके बारे में कोई हो तो प्लीज 2-3 लाइन चाहिए मुझे। जो कोविड-19 का केस था उसमें क्या था, हमें कोई भी अभी तक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तब तक तो आप थे ना सिस्टम में? हाँ, मैं बिल्कुल सिस्टम में था उस समय, लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, हमें ये चीज़ पता नहीं लग पाई कि इसका रूट कॉज क्या था। ठीक है, हमें उस पर थ्योरीज, मल्टीपल थ्योरीज मिली कि कैंसर वो क्या चाइना की किसी लैब में बनाया गया था कोविड को, ठीक है, हाँ, या फिर ये बताया गया कि बैट के थ्रू वो चीज़ स्प्रेड हो गई, ठीक है, बैट मीट के थ्रू वो चीज़ स्प्रेड हो गई, या कोई पर्सन लेके आया उसको एज अ बायो बॉम्ब, यू कह सकते हैं ह्यूमन बॉम्ब, वुहान, हाँ, कि अब वो वहाँ से आया और वहाँ से आके यहाँ पे पर्सन वो अलाइव करा और फिर इंडिया में उसने फैला दिया और फिर यहाँ से मल्टीपल कंट्रीज़ में वो चीज़ फॉलो अप हो गई। तो मल्टीपल थ्योरीज मिली इसके लिए, लेकिन इसका कोई हमें रूट कॉज पता नहीं लग पाया कि कैसे फैला या किस तरीके से हुआ। लेकिन ये है कि उस समय कहीं ना कहीं डाटा के अंदर ज़रूर चेंजेस करे गए, ठीक है, जो एग्जैक्ट फिगर्स थी वो हमें नहीं मिल पाई, ठीक है, और वो हम लोगों को छोड़िए सर, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वो चीज़ फिगर्स नहीं मिल पाई, क्योंकि उसका यही कारण था कि जो उस समय रूलिंग उस चीज़ को कर रहे थे वो उन्हीं के लोग थे। बट ये ट्रू है ना कि फंडिंग वही करता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फंडिंग तो हर कोई करता है सर, हर कंट्री, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम USA और चाइना का नाम है उस चीज़ में, जो उस चीज़ को फंडिंग करती है। उसके बाद इंडिया आता है सर, इंडिया भी उसमें फंडिंग डालता है, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता है कि हम किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड इनिशिएटिव को लेकर कहीं ना कहीं उसमें कुछ परसेंटेज बता सकते हैं? कोई स्पेसिफिक परसेंटेज मेरे पास अभी रिसर्च डाटा में नहीं है उस चीज़ के लिए। क्या कुछ नए तकनीक या लैब डायग्नोस्टिक तरीके हैं जो ऐसे संक्रमण को जल्दी पहचानने या रोकने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है सर आपका। ये बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, जो आपका AI इंटीग्रेशन आया ना, हाँ, उस चीज़ से बहुत हेल्प आउट हो पाई। ठीक है। क्या होता था, पहले हम लोगों के पास में स्पेसिफिक डाटा ज़रूर होता था, हम लोग उस चीज़ के बारे में पहचान तो ज़रूर कर लेते थे, हम उस चीज़ के बारे में रिसर्च ज़रूर कर लेते थे, बट कुछ इम्पैक्टफुल लाने में हमें बहुत टाइम लग जाता था, प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग थे। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमारी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की लैब होती है, जब से ये आई है, इससे हमें बहुत हेल्प मिली है। कैसे हेल्प मिली है सर? ये PCR का एक ऐसा मेथड है जो 3 से 4 घंटे में आपको रिपोर्ट देता है, हाँ। साथ ही साथ आपको मल्टी डायग्नोस्टिक कर सकता है। मे बी अगर जब तक वो कोविड नहीं आता शायद ये भी नहीं होता। ठीक है, हाँ, बहुत सारी लैब सेटअप ही नहीं थी, ठीक है। इनफैक्ट मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूँ जहाँ मैं उस समय वर्किंग था, वहाँ पे भी वो लैब था, सामान था, बट इन यूज़ नहीं था, वो पड़ा हुआ मिट्टी खा रहा था,
ठीक है, वो इन यूज़ नहीं था, कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि पीसीआर का टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता था, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग, देखिए 3 टेक्निक्स होती हैं जब भी हमें कोई चीज़ डायग्नोस करनी होती है, तो हमारी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलोअप में लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है रैपिड डायग्नोस्टिक, जिसमें आप बहुत छोटे लेवल पे कोई चीज़ डायग्नोस करते हो, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी लेवल होता है ना, वो 100% नहीं होती है। हाँ, क्योंकि आप कम टाइम में कर बिल्कुल। सेकंड आता है हमारे पास अलाइजा मेथड, जिसे हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, अलाइजा मेथड। इसका टाइम भी 3 से 4 घंटे का होता है अप्रॉक्स रिपोर्ट जनरेशन का। ठीक है, इस पे आप रिलाई कर सकते हो रिपोर्ट्स पे। कितने %? आप 95-98% तक रिलाई कर सकते हो ठीक है। रिपोर्ट्स पे। यही एक हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट जिससे हम कहते हैं ना, जिससे हम कहते हैं किस चीज़ से हम कोई कंफर्म कर रहे हैं, वो हम अलाइजा को ही यूज़ कर रहे थे इससे पहले तक। ठीक है। इंडिया में पूरी तरीके से अलाइजा पे हम लोग रिलाई कर रहे थे। हम लोग पहले कार्ड मेथड करते हैं, जैसे यूपीटी की किट आती है, प्रेगनेंसी किट, ठीक है, तो उसमें हम लोग पता लगाते हैं कि एक कंट्रोल की लाइन होती है, एक टेस्ट की लाइन होती है। अगर पॉजिटिव आएगा तो 2 लाइन आएंगी, नेगेटिव आएगा तो 1 लाइन आएगी। तो ये कार्ड मेथड है जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है अलाइजा, जिसमें हम ब्लड सैंपल देते हैं और मशीन में वो बंदा टेस्ट लगा रहा है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, देन उसको रिपोर्ट्स आपको दे रहा है रिपोर्ट्स की। तीसरा जो हम लोग कर रहे थे वो है CLIA मेथड। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है अलाइजा की तरह, 3-4 घंटे। हाँ, 3-4 घंटे। मेथड भी सेम है, प्रोसीजर भी सेम है, बट थोड़ा सा मशीनरी एडवांस हो गई है आपकी। ठीक है। मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक आप यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे आप AI इंटीग्रेटेड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स ले आए हो। इसकी एक्यूरेसी 2-4% ठीक है, हाँ, इसकी एक्यूरेसी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एक तो AI आ गया, वो ज़्यादा आपको प्रिसाइज रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आप ह्यूमन एरर्स से आप उसमें बिल्कुल हट गए। ठीक है। सेकंड है, आपकी जो रिपोर्ट्स का जनरेशन टाइम है वो भी कम हो गया थोड़ा सा। ठीक है, 3 घंटे से आप उसको 2 घंटे पे ले आया। ठीक है, मशीन ऑटोमेटेड हो गई, आपका जो ह्यूमन आपका इन्वॉल्वमेंट था वो कम हो गया। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होने से आप ये मत समझिए कि आपकी नौकरी पे इम्पैक्ट पड़ गया या आपके रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ गया, नहीं। आपको करना तो है ही, उसमें ह्यूमन यूज तो है, बट आपके एरर्स कम हो गए। जो ह्यूमन एरर हो सकते थे, जो आपसे गलतियां हो सकती थी, क्योंकि इंसान ऐसा गलती होती हैं, ठीक है, वो आपकी गलतियां कम हो गई। आप वो गलती नहीं होगी, आपकी रिपोर्ट ज़्यादा क्वालिटी रिपोर्ट्स आएंगी आपकी। ठीक है, साथ ही साथ इससे जो अब मेथड आया, जो लास्ट मेथड होता है वो होता है PCR। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज सारे थे, ठीक है, बट हम लोग अलाइजा तक रुक जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इससे काम हो जा रहा है। ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी जो हम लोग ब्लड बॉर्न डिजीज में डिस्कस करते हैं, HIV। ठीक है, बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, HIV के लिए गवर्नमेंट जो कर रही थी, पहले करती थी आपका कार्ड मेथड में अगर किसी का कोई रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग अलाइजा पे रिलाई कर रहे हैं कि आप अलाइजा एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट करिए, अगर पॉजिटिव आ गया आपका तो भी। ठीक है, क्योंकि कार्ड गलत हो सकता है फॉल्स रिपोर्ट दे आपको, लेकिन अलाइजा गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपका। ठीक है, उसके बाद आया PCR। ठीक है, जो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट का भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, जिससे आप फिल्टर टू फिल्टर हो गया, आपको प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा, आपको पक्का पता लग जाएगा। इनफैक्ट आप इसमें मल्टीपल डायग्नोसिस कर सकते हो, आप इसमें अलग अलग बैक्टीरियाज एक ही टाइम पे डायग्नोस कर सकते हो। अगर बॉडी के अंदर कंटामिनेशन है और 2-3 तरीके के बैक्टीरिया कंटामिनेशन है, तो आप इससे डायग्नोस कर सकते हो क्या क्या बैक्टीरिया के डायग्नोसिस हैं, क्या क्या आपकी बॉडी में किस किस तरीके का क्या क्या इन्फेक्शन है। ये बनाया किसने सर? ये तो वर्ल्ड वाइड है ये सब चीज़ें। हमने नहीं बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया सर। चलो, बनाएंगे कभी। हाँ ये मेथड है जो हमारे पास पुराने हैं मेथड, ये ऐसा नहीं है कि नई चीज़ आई है कोई। ठीक है, बस इसमें AI इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, जिससे आपको ये है कि मशीन्स ऑटोमेटेड हो गई हैं और ज़्यादा। जैसे सैंपल रीडिंग है आपका, अब आपको सैंपल लगाने की जरूरत नहीं है, आप मशीन में एक बार रख दीजिए, आपकी रैक अपने आप आगे जाएगी, सैंपल को रीड आउट करेगी, पेशेंट के नेम को डिटेल्स को मेंशन करेगी, उसका पुराना डाटा भी चेक करेगी। ठीक है, कि अगर उसने पहले ये टेस्ट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं और उससे क्या इम्प्रूवमेंट है या उससे ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मशीन चेक करेगी आपको और फाइनल रिपोर्ट बना के देगी, जिसमें आपको कंपैरेटिवली रिजल्ट्स होंगे उसके लास्ट रिकॉर्ड्स के एज कंपैरेटिवली उसके। मैंने आज तक इतना पानी नहीं पिया किसी पॉडकास्ट में। क्योंकि सर क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास ICU में एडमिट है या हमारे पास इन OPD एडमिट है पेशेंट, हमारे पास IPD में एडमिट है पेशेंट, तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आपको पेशेंट का सारा रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है डॉक्टर। आपको डेली इंप्रूवमेंट चेक करनी है। जैसे अगर हम लोग भी एडमिट होंगे जाके, तो हमें पता, डॉक्टर जानना चाहेगा, पेशेंट भी जानना चाहेगा कि भाई मेरे को कल से कोई आराम है, मेरे को दवाई दे रहे हो आप लोग, मेरे को कर रहे हो, अंदर बॉडी में कुछ हील हो रहा है,
क्योंकि मेरे को तो फील नहीं हो रहा। तो डॉक्टर वो जो सारी चीज़ें चेक करता है ना, वो डायग्नोस्टिक से चेक करता है। उसको ये पता लगता है कि हमने पेशेंट को ये मेडिसिन दी, उसके बाद हमारा पहले ये टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी, अब ये रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसको मैनुअली वो चीज़ चेक ना करनी पड़े, हमारा AI इंटीग्रेटेड उसको चेक करके और सारी वेरीफाई करके उसको एक कंपैटिबली रिपोर्ट देता है। ठीक। आपने एक चीज़ बोला था जैसे लाइक मुझे नहीं पता ये है कि नहीं, क्या इसमें भी ऑटोमेशन हो सकता है? जैसे लाइक जो मेडिकल नर्सेज होते हैं जो ग्लव्स वेयर करती हैं, जैसे आपने बोला ना कई बार ऐसे खोलते हैं तो टच हो जाता है, कुछ माइक्रो रहते हैं वो टच हो जाता है, तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं कि जब रिमूव करना है हम सिस्टम में गए, रिमूव हुआ, वॉश हुआ, फिर हो जाए? डूइंग और डूनिंग एक ऐसी चीज़ है, कई ऑर्गेनाइजेशन में तो नर्सेज क्या है ग्लव्स भी नहीं पहन रही हैं, ठीक है, तो वो भी एक क्रिटिकल चीज़ है। ये है ऐसा कुछ सिस्टम ऑटोमेशन वाला? सर ऑटोमेशन वाला सिस्टम लाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव देखिए वो चीज़, ठीक है ना, स्टार्टअप के दौर चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ उनके लिए आइडिया दो। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ऑलरेडी है ये चीज़। अच्छा, हो ऑलरेडी है, फिर तो ठीक कुछ है। नहीं कर सकते। जो ICUs वगैरह होते हैं या फिर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जहाँ पे बहुत क्रूशियल है सारी चीज़ें कि पेशेंट को कट लगने वाला है, आप बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि डूइंग और डूनिंग जो है वो मशीन्स के द्वारा हो जाए, ठीक है, या एक तरीके से ऑटोमेटेड हो जाए। जैसे आप बताना चाह रहे हैं, जैसे आपने आयरन मैन मूवी में है कि ऐसे रखा तो वो पहन लिया और ऐसे रखा तो उतार। गाइस इफेक्टिव करो इसको। एक आइडिया मिल गया, अगर कोई है तो दिमाग लगाओ यार प्लीज, एटलीस्ट कुछ तो हमारा हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि आज तो देखो ना, मैं शार्क टैंक देखता हूँ, एक से एक प्रोडक्ट आ रहा है, ब्लड टेस्ट करना फोन आजकल बता देता है। हाँ, अभी मेरे एक दोस्त ने शुगर टेस्ट किया। हाँ, ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं आजकल लोग। मैं सरप्राइज हूँ, क्या एडवांस तरीके हो रहे हैं। इनफैक्ट डिजिटल वॉचेस में आ गया आज की डेट में कि आपका ब्लड शुगर लेवल बता देती है, ठीक है। खास करके ग्रामीण और छोटे शहरों में जो अस्पताल होते हैं उनकी तो खैर साफ सफाई भी आपको पता है बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन उसको कैसे सही किया जाए? सर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, ये बहुत बड़ा सैल्यूट है गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली है। ट्रैक कैसे करें? लेकिन मैं वही बता रहा हूँ सर, उसके लिए क्या गाइडलाइन निकाली है गवर्नमेंट, प्लीज बताएं ना। कि आपको एक नर्स होती है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, जिसे हम ICN कहते हैं, ठीक है, उसको रखना कंपलसरी है। अगर आप एक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से NABS से एक्रेडिटेशन ले रहे हैं तो आपको एक ICN रखना कंपलसरी है। ICN की टीम होती है प्रॉपर, वो रखना ज़रूरी है। उनका काम क्या होता है ये समझते हैं। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन को कंट्रोल करना पूरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। सर्विस देखिए, हमारे पास में हम बात कर रहे हैं उन ग्रामीण एरिया की या उन आउटस्कर्ट्स एरिया की जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम नहीं जाके वहाँ पे इतना स्टेरिलाइजेशन मेंटेन कर सकते, चाहकर भी हम कोशिश भी कर रहे हैं तब भी हम प्रॉपर एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। तो वहाँ के लिए ICN नर्सेज जो हैं वो कंपलसरी हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी कर दूं मैं साथ साथ। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी ग्रामीण एरिया में रहते हैं या रूरल अर्बन जो भी एरिया में रहते हैं, जिस भी हॉस्पिटल में लगता है जो सर ने बताया, कौन सा नर्स? ICN, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ठीक है। अगर वो नहीं है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मैं, ताकि ये गवर्नमेंट तक जाए चीज़, बिल्कुल बिल्कुल, और अवेयर किया जाए, क्योंकि ना उस तबके के बारे में कोई सोच नहीं रहा उस सब। बिल्कुल सर, तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से या ये मैसेज जाना चाहिए, बिल्कुल जाए लोगों तक, ताकि एटलीस्ट आप खुद बताओ हमें कि कौन से शहर में नहीं हो रहा है, कौन से गांव में नहीं हो रहा। बिल्कुल, एटलीस्ट हम गवर्नमेंट को टैग करें, भेजें, कुछ तो करें एटलीस्ट। प्लीज सर कंटिन्यू। तो इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक एरियाज जो अलग अलग एरियाज हैं हॉस्पिटल्स के अंदर ही, जैसे ICU है, वार्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ से जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सैंपल कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? बेडशीट बिछी हुई है तो बेडशीट के ऊपर स्वैब लेके रब कर दे रहे हैं, ठीक है। टेबल रखी हुई है, जैसे हमारी ये टेबल रखी हुई है, इस टेबल पे स्वैब रब कर दिया, ठीक है, जिस पे हमारी ट्रॉलीज होती हैं बेसिकली, जो हमारी वॉल्स हैं उनके ऊपर स्वैब रब करा, और ये फाइंड आउट करा इस एरिया में कोई ऐसा माइक्रोब्स या कोई ऐसा बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर रहा है जो इन्फेक्शन को फैला सकता है पेशेंट्स के अंदर। क्योंकि अगर वो एरिया स्टेराइल नहीं है, उस एरिया को हम लोग स्टेराइल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग पेशेंट को कैसे ना कैसे करके HAI जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो कॉज करवा पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो एरिया को स्टेराइल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो एरिया को हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि एरिया पूरी तरीके से स्टेराइल है, ये एरिया पूरी तरीके से इन्फेक्शन फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, इसमें हम पेशेंट को रख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको पेशेंट को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये करने के लिए, ये स्टेप लेने के लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे नॉर्मल कल्चर टेस्ट लगता है 400-500 रुपीज़ का,
इट्स जस्ट लाइक दैट। आपको बस सैंपल लेना है और कल्चर के लिए आगे भेज देना है और वहाँ से आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास हॉस्पिटल में रिपोर्ट लैब सेटअप है माइक्रोबायोलॉजी की, तो आप वहाँ भी इस चीज़ को कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको एक्सटेंड करके बाहर भी सैंपल को भेज सकते हैं प्रोसेस करवाने के लिए। तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा हॉस्पिटल पूरी तरीके से स्टेलाइजेशन को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सर बट मुझे क्यों लगता है सर, मैं अभी मेरे दोस्त का फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, तो उसका कंधा की हड्डी टूट गई थी, तो मैं दीनदयाल शायद ले गया था हॉस्पिटल। तो जो इमरजेंसी वार्ड होता है ना, तो जो बेड सीट होता है उसमें ब्लड लगा होता है पहले से ही। बिल्कुल। मैं ये सोच रहा हूँ, चलो ग्रामीण तो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली लेवल पे तो नहीं है सर। ये फिर वो कहते हैं कि यार कोई ब्लड आया है। इसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। इसके लिए यही गाइडलाइंस है हमारे पास कि हम जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ा पाएँ उस चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा उसको मैनेज कर पाएँ प्रॉपर्ली। वही एक इसका रिसोर्स है हमारे पास। क्राउडेड ना करें ज़्यादा उस एरिया को, ठीक है। हम लोगों से भी गलती होती है। अगर हम एक पेशेंट लेके जाते हैं तो हम 4 बंदे उसके साथ में अंदर घुस जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। अगर हम जितना ज़्यादा उस एरिया को स्टेराइल रखने के लिए हमें पॉपुलेशन को उस एरिया में, जो क्राउड है उस एरिया में, उसको कम करना पड़ेगा। बट सर बेडशीट के क्या मतलब है? मैं वही बता रहा हूँ सर। हम मान बेडशीट चेंज होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेडशीट चेंज नहीं होती हैं। अगर कोई पेशेंट गया है, मुझे तो सच बता रहा हूँ, मैं कहोगे हेल्थ केयर वर्कर को वीडियो बना दूंगा। हेल्थ केयर वर्कर को टाइम चाहिए सर, ठीक है। वो ऑलरेडी अगर मान लीजिए शॉर्ट ऑफ स्टाफ है हमारे पास, ठीक है सर, क्योंकि गवर्नमेंट छोटा सा मैं रुकना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात पे रुकूंगा मैं। एक 5 स्टार होटल है, बिल्कुल, आप समझना, चेकआउट होगा, चेकआउट होने से पहले पूरा आता सिस्टम आता है, रूम क्लीन करके चला जाता है। सेम है सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हाँ, सरकारी में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ऑफ स्टाफ है सर। हमारे पास जो स्टाफ है ना वो कम है, पेशेंट काउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सर जितना होगा हमें उसके हिसाब से तो हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ सर, आप चार्ज कर दो ना, 100 रुपीज चार्ज कर दो सर। ये चार्जेस कर देंगे तो फिर आपको जो लोअर मिडिल क्लास पर्सन्स हैं सर 100 रुपया अवेयर कर देंगे सर, जो वो झेल रहे हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, या तो ये वाला पार्ट मैं स्पेशली चाहूंगा कि गवर्नमेंट तक जाए, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज कोई भी हॉस्पिटल दिल्ली में चले जाओ, इमरजेंसी में जाके देखोगे ना, आपको रियलिटी दिखेगी। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ आप हॉस्पिटल छोड़िए, मैं छोटे हॉस्पिटल की बात नहीं करता हूँ, मैं एक ऑल इंडिया लेवल पे बात करता हूँ, एम्स दिल्ली की। अगर आप वहाँ भी इमरजेंसी के वार्ड में जाएंगे तो कई क्रिटिकल पेशेंट्स जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है वो आपको बेड पे दिखेंगे, और उनके लिए बेड तक नहीं है हमारे पास में कि हम उनको प्रोवाइड करवा पाएँ। जो हम स्ट्रेचर पे हैं, डॉक्टर जाके बाहर जो गैलरीज हैं वहाँ पे उनको चेकअप कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेशेंट काउंट ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी इनिशिएटिव ले रही है, हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर वर्क कर रही है, बट उस पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा उस चीज़ को प्रोवाइड करवा पाएँ। ये हमारी जो है गुहार रहेगी सरकार से कि उस पर और ज़्यादा इनिशिएटिव लें। नंबर 1 हेल्थ फैसिलिटी वाला कंट्री बताओ सर। हाँ जी सर, नंबर 1 हेल्थ फैसिलिटी वाला, नंबर 1 हेल्थ केयर फैसिलिटी। अच्छा देखिए, कोई भी कंट्री मैं जानना चाहता हूँ क्या है उसका बजट, क्या है? मैं वही बताता हूँ आपको। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, अगर हम बात करें यूएसए की, तो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सर अच्छा नहीं है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप बात करो कनाडा की, ठीक है। कनाडा को आप क्या समझते हैं? डेवलप्ड कंट्री समझते हैं? सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम कहाँ हैं, बस कनाडा हमारे लिए अच्छी है, हम सुनते हैं अच्छा। हाँ, लेकिन पता है क्या, मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मेरा मैथ कमजोर है ना, 20% मुझे मैथ आता है, तो मुझे 80% के लिए क्या करना है? पता है क्या, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कनाडा का मैं एक्सक्यूज दूँ या कुछ। नहीं सर, मेरा ये कहना है इस चीज़ में प्लीज़ कि जो कनाडा है ना, जो कनाडा गवर्नमेंट है, वहाँ पे आपका बहुत कम पॉपुलेशन है एज कम्पेरेटिवली इंडिया की पॉपुलेशन काउंट कम है। वहाँ के हॉस्पिटल्स में अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो, आपको 6 आवर्स 7 आवर्स तक वेट करना पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप क्रिटिकल हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है आपकी, मतलब आपकी स्थिति ऐसी है कि इट इज़ अबाउट टू अलाइव और डेथ, ठीक है, आपको 2 आवर्स 3 आवर्स तब भी लग जा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे ये रियल ट्रूथ है, वहाँ के आप यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। पॉलिटिशियन अच्छा, ठीक है, मैं आपको चेयर्स अवेलेबल हैं वेटिंग करने के लिए, चेयर्स अवेलेबल हैं। आपको 1 पे एक काउंट आगे बढ़ता है, आपको उठ के अगली चेयर पे जाना है, ठीक है। अब आप इसको कह रहे हो कि इंडिया में स्थिति खराब है हॉस्पिटल्स की, तो सर हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है, जो हमारा कोर है, ठीक है, हमारे जो वॉरियर्स हैं वो ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रहे हैं।
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे कि 100% से वो 200% दे दे, ठीक है? नहीं सर, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट द पॉइंट इज दैट वी नीड द हेल्प फ्रॉम आवर सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, लाइक गवर्नमेंट, ठीक है? अगर वो उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि हमें 10 की ज़रूरत है, वो 15 दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। छोटी सी एक बिल्कुल एग्जांपल सर, सर, बिल्कुल आप काउंसलिंग करते हो और जैसे क्लासेस लेते हो, बिल्कुल। अगर आपके रूम की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट का है और 500 स्टूडेंट आ जाएंगे तो क्या करोगे आप सर? मैं बस वो जानना चाहता हूँ सर। अगर मेरे पास 500 स्टूडेंट आ जाएंगे तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा उनको। नहीं ले पाओगे या क्या करोगे फिर? सर मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, अगर हमें पता है दिल्ली की आबादी नो डाउट हम बढ़ रही काउंट है। भी नहीं कर पाते क्योंकि एनसीआर के लेवल यूपी बिहार झारखंड सब जगह से भी लोग आते हैं, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमें जब पता है डेटा डेली टू डेली सर उसके लिए अब एक सोच के देखिए, अभी मैं जो हमारी रूलिंग पार्टीज हैं, अभी जो हमारी ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर रही है, पहले एम्स कितने कम थे? आप दिल्ली एम्स को जानते थे? बस ओनली बस दिल्ली एम्स को जानते थे। पूरे देश भर से लोग दिल्ली एम्स आते हैं, नो डाउट। आज के डेट में 21 एम्स खुल चुके हैं, 21। ये मेरी रफ फिगर है, अब मैं थोड़ा हो सकता है अप डाउन हूँ इस चीज़ में, क्योंकि अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है? हमारी गवर्नमेंट एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन को एक्सपेंड कर रही है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन को, मतलब जो हम सोचते थे सिर्फ एक ही हो सकता है, उसके 20, 21, 22 लोग बन चुके हैं ऑलरेडी। जोधपुर एम्स है हमारे पास, ऋषिकेश में एम्स खुल चुका है हमारे पास, ठीक है? भोपाल में एम्स है, पटना में एम्स है आपके पास में, ठीक है? हर बड़ी मेट्रोपोलियन सिटीज़ में एम्स, दिल्ली जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी सेटअप कर रहे हैं। वहाँ पे रेपुटेड बड़े डॉक्टर्स को अपॉइंट करा जा रहा है, ठीक है? स्टाफ को अपॉइंट करा जा रहा है। हेल्थ केयर वर्कर जो होता है ना सर, प्राइवेट में ज़्यादा सैलरी मिलती है, इसलिए प्राइवेट की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट में सैलरी कम मिलती है, तो उन्होंने पे एक्स्ट्रा कर दिया, फर्स्ट पे एक्स्ट्रा कर दिया। हर कोई कहता है कि गवर्नमेंट में सैलरी ज़्यादा मिलती है, नहीं सर, वहाँ पे क्या है, परमानेंट जॉब्स कम निकलती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ज़्यादा निकलती हैं। तो प्राइवेट तो ऑब्वियसली प्राइवेट ही हो गया ना, वो प्राइवेट ही है, लेकिन क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में वो है प्राइवेट जॉब, लेकिन आप वर्क सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, पे आपको जो है एज कंपेरेटिवली कम मिल रहा है जितना आप प्राइवेट में उस चीज़ को गेन कर सकते थे। तो आप एक तरीके से वहाँ पे एक्सपोजर लेने के लिए वर्क करते हैं, बट आप उसको परमानेंट जॉब की तरह एक्सपोज नहीं कर पाते। उसके लिए कॉम्पिटिशन, यू हैव टू फेस दैट, यू हैव टू टेक द एडमिशन, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है इनसोर्स का, ठीक है? जो इनसोर्स की जॉब्स निकलती हैं जिसमें आप कम लोग होते हैं एम्स दिल्ली में, ठीक है, या एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्ज़ाम भरिए, उसमें कम्पीट करिए, वहाँ पे लोग कम होते हैं, वो परमानेंट नहीं है जॉब आपकी, बट उसमें आपको कोई निकालेगा नहीं जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ठीक है? इस तरीके से रहता है। एज वगैरह भी होनी चाहिए क्या? कुछ स्पेसिफिक एज नहीं है सर, वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है, जो आपने कोर्सेज कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली एज रेगुलेशंस, डिग्री, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें, एज रिलैक्सेशन, सारी तरीके से उसी तरीके से निकाली जाती है गवर्नमेंट के लिए। तो ये स्पेसिफिक रहता है डाटा। बट सच्ची बता रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा उस चीज पे। ऑनेस्टली पता है क्या, एक चीज समझना, हम वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर फील्ड में जैसे कोई चीज़ ना सर दूर से देखने में हम देखें ना अगर, तो हमें लगती है कि ये तो ऐसे हो जाएगी सॉल्व, इसका तो ये समाधान है यार। लेकिन जब हम फील्ड पे जाते हैं ना सर, उतरते हैं ना और फील्ड पे जाके वर्क करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यार हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं कमी रह जा रही है यार। मैं सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट इतने हेल्थ केयर वर्कर डाल दिए मैंने, इतने हॉस्पिटल्स खोल दिए, इतना फ्री इलाज दे रहा हूँ, इतना फ्री ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे से कमी रह जा रही है। ऑनेस्टली बता सर, मैं ऑफेंस नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हम सारे लॉयल हैं। हाँ, this is the point, we have to be loyal to our profession, at least this is our responsibility category, हाँ, this is our responsibility. If you are enrolling with this some profession, if you are enrolling with a particular profession by your interest, so you should be loyal with that profession. Okay, अगर आप उसमें नाकामी कर रहे हो, अपनी उसमें कंजूसी कर रहे हो, आलसपना दिखा रहे हो, लेजीनेस दिखा रहे हो, तो आप अपने साथ तो गलत कर ही रहे हो। आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड जो आपके ऊपर डिपेंडेंट पीपल्स हैं, आप उनके साथ गलत कर रहे हो, उनकी लाइफ के साथ खेल रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इस मामले में सिंगापुर अच्छा लगता है, बिल्कुल, जो बताया गया कि एक डिपार्टमेंट को उनकी सीईओ लेवल पे सैलरी होती है। हाँ, तुम डेवलपमेंट करो, हाँ, क्या कर सकते हो वो बताओ। और हम क्या करते हैं कि लाख रुपए आ गया है, 50 पहले डाल दो,
बिल्कुल। फिर उस पर काम करते। इस चक्कर में हम ना आज 50-75 साल हो गए, 80 साल हो गए। आप समझना सर, हमारे साथ साथ जो देश आज़ाद हुआ है ना, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। बिल्कुल सर। आज 3rd 4th 5 पे हम रैंकिंग करना चाह रहे हैं, ऐसे करेंगे क्या रैंकिंग? वो वही वाली बात है सर, जीडीपी हमें देखने में समझने में बहुत हाई लग रही है कि बहुत हाँ। बड़ी चीज़ है, बट वो सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ थिंग्स है। हाँ। कि आपने मुझे ये चीज़ दी, मैंने आपसे वो चीज़ ले ली, बिल्कुल। ठीक है, और वो आपके ये दोनों चीज़, इसका जो जीडीपी है वो दोनों के लिए बढ़ गया, हाँ। ठीक है। वो बस भ्रम है एक चीज़ का, लेकिन हम फाइनेंशियली उस चीज़ में उतना अभी स्ट्रांग नहीं बन पाए। वैसे सर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? पॉलिटिक्स में सर ऐसा कोई कोर इंटरेस्ट नहीं है, बट जाना है कभी? नहीं, पॉलिटिक्स में जाना नहीं है सर। क्योंकि आपने जो बचाया है ना, मैं उसके लिए लॉयल्टी खत्म करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है। ऑनेस्टली मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए, एटलीस्ट हेल्थ पॉलिटिक्स में जरूर आए। क्यों आए? क्योंकि ना आप ना बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन है सर, वो WHO के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हाँ, ठीक है। कोविड में मैं उनका नाम जान गया था एक्चुअली। WHO के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो उस टाइम पे, और वो मतलब बहुत नोन टू में, बहुत क्लोज टू में थे हमारे। ठीक है, क्योंकि मेरा जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ दिल्ली में, उन्होंने वहीं से अपना इलेक्शन स्टार्ट करा था, और वो मेरे जो दादाजी थे, ठीक है, उनके एज अ फ्रेंड रह चुके हैं। वाह। ठीक है, तो हमने उनको बहुत बारीकी से, और कह सकते हैं बहुत पास से देखा है ग्रोथ करते हुए। ठीक है, अंकल जी बोलते थे हम उनको, तो बहुत पास से देखा उनको ग्रोथ करते हुए, तो वो वाली फील हमने वो चीज़ महसूस करी है। लव यू सर। उन्होंने बहुत बहुत चीज़ों में इनिशिएटिव लेके करा है, बट वही वाली बात है सर, पॉलिटिक्स में जो आदमी आ गया ना, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उनको जज नहीं कर सकते बाहर बैठ। बिल्कुल, या तो ये हो ना कि इन सब चीज़ों को, सिस्टम को बिल्कुल सेपरेट रखा जाए। हाँ, जैसे IAS और IPS रखते हैं ना। बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो उन पे भी आजकल प्रेशर तो है ही। आपने ग्राम स्टेन गाइडेड थेरेपी पर रिसर्च की है, क्या आप बता सकते हैं कि यह पारंपरिक तरीका की तुलना में कैसे अलग है, इसके क्या फ़ायदे? देखिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हमारे ये कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम इलाज कराने जाते हैं, कोई पेशेंट हमारा एक्स पेशेंट इलाज कराने जाता है, तो डॉक्टर की गाइडलाइंस है। डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, पेशेंट का सारी हिस्ट्री लिखेगा, ठीक है, सारा डाटा लिखेगा, उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एज, नंबर, सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। उसके बाद में पेशेंट को मेडिसिन्स लिखेगा, ठीक है, जो उसको क्योर दे पाएंगी उस समय के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, जो आती है प्रिडिक्शंस। ठीक है, कि ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, इसके हिसाब से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बन रही है पेशेंट की, वो ये बन रही है। ठीक है, मतलब मैनिफेस्टेशन समझ रहे हैं ना सर आप, कि मुझे यकीन है उस चीज़ के बारे में कि ये बीमारी है, तो ये कभी कभार गलत भी हो सकता है। ठीक है, और मैं कहूँ अगर हमारे पास IPD पेशेंट्स हैं, तो ये कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं निकलता, कई बार अलग चीज़ निकल जाती है। सिम्टम्स बहुत सारी डिजीज़ के ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रिसर्च हमारी भी थी, साथ साथ में एम्स दिल्ली में ने भी इसमें रिसर्च करी है, जिसमें मैंने खुद में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, जिसमें हमने ये चीज़ डायग्नोस करी कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद में जो ट्रीटमेंट निकल के आ रहा है पेशेंट्स का, वर्सेस जो हमारी गाइडेड थेरेपी है, ग्राम स्टेनिंग गाइडेड थेरेपी, उसको यूज़ करने के बाद में जो पेशेंट्स का रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है। और हमने एक ह्यूज डिफरेंस उसमें पाया। क्या ह्यूज डिफरेंस था, जो पेशेंट ऑलरेडी ऐसी मेडिसिन को ले रहा है, मतलब उसको उस बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिख दी, ठीक है, कि आप ये मेडिसिन खा लीजिए और ये टेस्ट करा लीजिए, साथ में लिख दिया कि ये डायग्नोस्टिक के टेस्ट करा लीजिए। डायग्नोस्टिक के टेस्ट कैसे हो सकते हैं सर, जो कॉमन टेस्ट है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वो है कल्चर टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, यूरिन हो, पस हो, ब्लड हो, कुछ भी हो, और उसको ग्रोथ कराते हैं एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि उस पर कौन सी एंटीबायोटिक वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ठीक है, ये हम लोग करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ये इसकी जो रिपोर्ट टाइमिंग है, इसका जो रिपोर्ट आने का समय है, वो 72 आवर्स का है। ठीक है, 48 से 72 घंटे लग जाते हैं इसकी रिपोर्ट्स को हमें लेने में। ठीक है, तो ये 48 से 72 घंटे पेशेंट को रिलीव करने के लिए मेडिसिन डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा हमने गैप फिल करा कि आप उसकी मेडिसिन स्टार्ट मत कीजिए, आप रैपिड डायग्नोस्टिक टूल यूज कीजिए, जिसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, उसका काम क्या होता है, पेशेंट का सैंपल तो आप ले ही रहे हैं कल्चर लगाने के लिए,
सैंपल लगाने, कल्चर लगाने से पहले उसी सैंपल से आप एक बार ग्राम स्टेनिंग कीजिए, जो कि एक माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन होती है उस स्पेसिफिक सैंपल की। आपको ये पता लग सकता है कि उस पेशेंट को दो जो डाइवर्सिफिकेशन है, आपको एग्जैक्ट बैक्टीरिया तो नहीं पता लगेगा कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, लेकिन जो आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसके साथ में अगर आपको ये पता लग जाए कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मतलब दो ही क्लासिफिकेशन होती है, तो जीपीसी होगा या फिर जीएनबी होगा। तो आपको अगर ये एक्यूरेसी मिल जाए कि जीपीसी बैक्टीरिया है और ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो आपका जो 7,000 या 5,000 में बैक्टीरियाज थे उसमें आपने जो एक्यूरेसी लाके 10 या 12 लिखे थे, उसके अकॉर्डिंगली आपने एंटीबायोटिक लिखी थी, उसमें भी आप डाइवर्स करके 2 या 3 पे आ गए, ठीक है, कि जीपीसी होगा और जीपीसी में भी यही बैक्टीरिया हो सकता है। ये स्पेसिफिकली अब मैं कहूँ तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं 2 या 3, ठीक है, और इन पे ये एंटीबायोटिक काम करेगी। तो इससे एक तो पेशेंट AMR नहीं हुआ, बिल्कुल, ठीक है, कि उसको गलत एंटीबायोटिक नहीं मिली खाने को। कई बार हमें एंटीबायोटिक, अगर हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं ना, तो हमें 35-40% केसेस में कई बार ऐसा फील होता है कि हमें एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ती है। मेरा एक और क्वेश्चन इसी पे है, जैसे क्या हम इस मेथड को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं? डॉक्टर लिख देते हैं यूँ, ठीक है, क्या हम इसको कंप्यूटराइज ये टाइपराइटर के थ्रू लिख सकते हैं? क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, जब ह्यूमन एरर की बात कर रहे थे ना हम, तो मुझे लगता है कि स्ट्रोंगली वहाँ भी कुछ हो सकता है। सर बिल्कुल, इस चीज़ पे गंभीर इसको लिया है, ठीक है, स्पेशली देखा जाए तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। आज की डेट में अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, OPD में, ठीक है, या IPD में, ठीक है, अगर आप एडमिट हो गए हैं तो वेल एंड गुड है, या आप OPD में जा रहे हैं तो भी वेल एंड गुड है, इमरजेंसी को हटा देते हैं, ठीक है। OPD और IPD में डिजिटल EHR, इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम होता है जो AI इंटीग्रेटेड है, ठीक है। लेबोरेटरी के लिए लेबोरेटरी इंफॉर्मेटिव सिस्टम होता है, LIS, जिसका इस्तेमाल करा जाता है। ये दो चीज़ें हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली यूज़ हो रही है सिर्फ इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है उसका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाए, ठीक है, और वो डिजिटल मेथड में हो पाए, ठीक है, कि डॉक्टर टाइप करेगा उसको, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम है, OPD है वो, ठीक है, उसको आराम से पेशेंट देखने, कोई पेशेंट को इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, उनको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे, ठीक है, और ऑटो करेक्ट हो जाता है आज की डेट में। अगर वो गलती से कोई टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं तो वो ऑटो करेक्ट हो पा रही है, AI इंटीग्रेटेड है। अब वो सिम्टम्स डाल देगा, ठीक है, उसके बाद उसको 4 मिल जाएंगे बैक्टीरियाज की या 4 डिजीज मिल जाएंगी कि इसमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर लो जो आपको सही लग रही है, तो उसमें उसने सिलेक्ट कर दी, तो वो स्पेसिफिकली जो वो चाह रहा था, मतलब लिखना तो उसको खुद ही है, बट उसको सारी चीज़ें टाइप नहीं करनी है, कुछ चीज़ें बिना टाइप करे भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, और LIS तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। उसमें क्या है, रिपोर्ट एरर से बच गए आप, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ कंप्यूटर से उतार के या मशीन से उतार के, तो हो सकता है 7.8 को मैंने 7.6 लिख दिया, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो 7.6 किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो 7.6 और 8 का एरर ना हो तो मशीन से डायरेक्टली रिपोर्ट सीधा सिस्टम पे चढ़े, आपको बस मशीन और उस रिपोर्ट को वेरीफाई करना है कि जो मैंने रिपोर्ट चढ़ाई है सिस्टम पे, क्या वो रिपोर्ट मैंने सही चढ़ाई है, क्या उस रिपोर्ट में कोई मैंने गलती तो नहीं करी है, ये चीज़ वेरीफाई करनी है, और वेरीफाई करने के बाद उसको वेरीफाई करके आपको वो अपलोड करना है। सर जब एडवांस टेक्नोलॉजी और मिनिमम एरर की बात कर रहे हो, तो कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट करवाया हूँ या कुछ भी काउंसलिंग किया डॉक्टर से, फिर मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ अदर स्टेट में, समझ गया, तो डेटा कंपेयर हो जाए, क्योंकि जब आपने बोला सर बहुत क्रूशियल चीज़ है, इसको हमने बहुत, आपने आसान शब्दों में ये बात कह दी लेकिन ये है बहुत क्रूशियल चीज़। आप ये समझिए कि मैं कहीं इलाज कराता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, ठीक है, डॉक्टर को दिखाता हूँ, दवाइयाँ लेता हूँ वहाँ से, पेशेंट टेस्ट कराता है, पेशेंट का टेस्ट का डाटा हो गया, पेशेंट आज यहाँ टेस्ट कराता है, यहाँ डाटा ले रहा है, अगले दिन जा गया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट कराना, उसको यहाँ से रिलीफ नहीं मिला, यहाँ के हेल्थ रिकॉर्ड नहीं मिल पाए या खो गए उसके पास से, मिसप्लेस हो गए। अब वो वहाँ जा रहा है, वो ये नहीं बता पा रहा है कि मैंने क्या दवाई खाई थी, बिल्कुल नहीं बता, और हम इंसान बता भी नहीं सकते। अब क्या नॉर्मल हेल्थ केयर पर्सन, जो बंदा हेल्थ केयर फील्ड से नहीं है, नॉन हेल्थ केयर फील्ड से है, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या मेडिसिन दी थी। अब वो जाके अगर वही सेम मेडिसिन दोबारा खाता है जो उसको रेजिस्टेंट थी, उस पर असर नहीं करी पहले, तो टाइम वेस्ट पेशेंट का, डायग्नोसिस लेट हो रहा है उस चीज़ में, ठीक है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं आभा ID, ठीक है। ये आभा ID एक आधार कार्ड की तरह है सर, जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है हमारे पास।
आप उसमें एनरोल कर लीजिए आभा आईडी अपनी बनाकर, और आभा आईडी जहाँ भी किसी NABH हॉस्पिटल में आप जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आप वहाँ जाके उनको अपनी आभा आईडी दीजिए, वो जो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, उसको अपने इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे आभा आईडी के साथ में। तो जो भी रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का वो आपका उस पर अपलोड हो गया ऑटोमेटिकली। जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मार्कशीट डिजी लॉकर पे अपलोड हो जाती है, हाँ। उसी तरीके से आभा आईडी पे आपका सारा डाटा अपलोड हो गया, ठीक है। अब आप किसी और हॉस्पिटल में जाओगे तो उनको अपनी आभा आईडी दो, डॉक्टर अपने सिस्टम में खोलेगा, उसको सारा आपका हेल्थ रिकॉर्ड मिलेगा पुराना, सारा आपको दिखेगा कि आपने यहाँ से ऑपरेशन कराया है, आपको अर्थराइटिस था, आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, ये ट्रीटमेंट लिया, इतने टाइम तक लिया, ये चीज़ डायग्नोज हुई, इतने टाइम पे डायग्नोज हुई, ये डायग्नोसिस सही हो चुका है आपका ऑलरेडी, मुझे दोबारा MRI करने की जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा CT करने की जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा ये ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी वो चीज़ कर चुके हो। नहीं तो एक तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो गई इससे, ठीक है, आपके पैसे नहीं खर्च हुए टेस्टों पे, ठीक है, डॉक्टर के पास ऑलरेडी आपका है इलाज। दूसरा, आपको प्रिसाइज ट्रीटमेंट मिल पाया, आपको पता है कि आपको ये दवाई खाओगे तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल, ये इस पे है सर। मेरे हिसाब मुझे लगा ना शायद ये वर्क नहीं कर रहा है आजकल, क्योंकि हम तो आधार कार्ड या मोबाइल नंबर देखो, आज जो ऑपरेटर होता है ना वो फोन में कनेक्ट करता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क कर रहा है सर। ओके, छोटे छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे क्लिनिक्स हैं वहां तक अभी ये चीज़ नहीं पहुंच पाई है। वर्क चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टारगेट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज़ नए हॉस्पिटल, रोज़ छोटे क्लिनिक्स खुल रहे हैं। बड़े हॉस्पिटल जो है ना, जो ऑलरेडी एक्रीडेटेड है गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ हो चुका है। चलो सर, कोशिश करते हैं, अब डेवलपमेंट की बात ही करें तो मे भी कुछ सालों में बिल्कुल बिल्कुल सर। आज की युवा पीढ़ी जो MLT में आना चाहती है, उसके लिए कौन कौन सी मुख्य स्किल्स जरूरी है? सर देखिए, MLT एक ऐसा प्रोग्राम है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, जो पहले लोग इसके बारे में ना तो अवेयर थे ना इसके बारे में जानते थे, ठीक है। लोग जो जानते थे, जो आज भी लोग पता है जिन लोगों को, वो सिर्फ 2 या 3 लोग चीज़ के बारे में पता है, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट। अच्छा, इनके बैच या जो एडमिशन या डिप्लोमा होता है वो कितने लोगों का होता है? सर इसका पहले हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी, ठीक है। पहले कोई भी यूनिवर्सिटी जो UGC अप्रूव्ड है वो उसको रन कर सकती थी प्रोग्राम को, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल है, सीधा आप लाइफ के साथ खेल रहे हो, आप किसी को भी ऐसे नहीं बना सकते, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काउंसिल्स बनाई, ठीक है। स्टेट लेवल पे काउंसिल बनी, जैसे राजस्थान में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, RPMC, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन लेना इंस्टीट्यूट को जरूरी है, ठीक है, वो उसको रेगुलेट करेंगे उस कोर्स को, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, जो OT में आपको हेल्पिंग स्टाफ मिलता है, वो भी अलाइड हेल्थ साइंस का पैरामेडिकल स्टाफ का ही पार्ट है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, जो रेडियोग्राफर होते हैं, जो आपके एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, वो, ठीक है। साथ साथ डाइटिशियंस और फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें पता है क्या लगता है, सेम प्रोफेशन में या तो जैसे आप हो या आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो आप उन्हीं को पता लग पाता है, वो ही जा पाता है, क्योंकि ना, ठीक है। ये मैं खुद ऐसी गया था। मेरी मदर MLT टेक्नीशियंस हैं, मेरे जो मदर की फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे नाना रह गए मेरे, मामा जी वगैरह हैं, मौसीज वगैरह हैं, ये सब लोग बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्किंग है दिल्ली के, ठीक है। और मुझे इन्हीं लोगों से पता लगा कि ये कोर्स होता है। बट आपके लिए कंपटीशन भी होता था, मुझे लगता आसान ही था। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे थे कि लोग ज़्यादा एडमिशन लें। अब हो गया है सर, ऑल इंडिया लेवल पे NHM ने, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पे एक काउंसिल बनाई है, अलाइड हेल्थ साइंस, ठीक है, जो रेगुलेट करेगी ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, क्योंकि दिल्ली में कोई काउंसिल नहीं है। दिल्ली इतनी बड़ी सिटी है, ठीक है, कोई पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है दिल्ली में जो गवर्नमेंट की काउंसिल, मतलब NGOs, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत काउंसिल्स खोल रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोई काउंसिल नहीं है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसको कोर्स को कराता है एज अ टेक्निकल कोर्स, ठीक है। जैसे डिप्लोमा CS कराता है वो, जैसे डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग करता है। मैं तो चाहता हूं गवर्नमेंट की कमी बताओ। टेक्निकल कोर्सेज कराता है, उसी तरीके से इसको ट्रीट करा, ठीक है। लेकिन अब इसको ट्रांसफॉर्म करके मेडिकल लैब टेक्नीशियन से मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स नहीं है। आप इसमें खाली टेक्नीशियन का काम नहीं कर रहे हो, आप हेल्पिंग हैंड नहीं हो, आप खुद एक मशीन पे ऑपरेट कर रहे हो, आप डायग्नोसिस कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहे हो पेशेंट की, ठीक है। डॉक्टर को अगर आप एंटीबायोटिक नहीं बताओगे ना कि कौन सी वर्क कर रही है उस पेशेंट पे, तब तक डॉक्टर को पता नहीं लग पाएगा।
इनफैक्ट अगर आपको भी टाइफाइड हुआ, मुझे भी टाइफाइड हुआ, मतलब एक एक्स पेशेंट को भी टाइफाइड है, वाई पेशेंट को भी टाइफाइड है, दोनों के लिए सेम एंटीबायोटिक यूज हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसकी बॉडी ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो सकती है उस एंटीबायोटिक के साथ में, तो हो सकता है हमें उसको दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़े। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऑलरेडी हमारी अलाइड हेल्थ साइंस की काउंसिल बन चुकी है जो इस पर वर्क कर रही है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, कोर बना रहे हैं कि हम लोग मिल के अगर एक साथ पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसको काउंसिल में वर्क करें, ठीक है। जैसे MLS की काउंसिल ICMLS है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, इसमें आपके डॉक्टर कप्तान सिंह जी हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, दिल्ली में ही वर्किंग है, ठीक है। वो बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन जैसे कोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। जिससे जितना ज़्यादा हमारा कोर्स स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, जितना ज़्यादा हमारी काउंसिल स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, उतने ज़्यादा हम लोग यूथ को अच्छी अवेयरनेस दे पाएंगे, कोर्सेज में चेंज कर पाएंगे, सिलेबस में चेंजेस कर पाएंगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बना पाएंगे उस चीज़ को। जाग रहा है भारत। बिल्कुल सर। आपके पास कैम्ब्रिज का भी सर्टिफिकेशन है? बिल्कुल सर। वाह, क्या आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इस क्षेत्र में व्यक्ति को अधिक संपूर्ण बना देता है? बिल्कुल सर। देखिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं फील्ड में, आप वर्ल्ड वाइड नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। आपको जुड़ना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड। आपको अलग अलग कंट्रीज़ में जो आपके डायग्नोसिस चल रहे हैं, जो आपकी मशीनरी यूज़ हो रही है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्या पता उनके पास कुछ अलग हो, या हो सकता है उनके पास कुछ ना हो, ठीक है, जो आप उनको दे पाएँ, तो उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है। या फिर आप उनकी कमी देख पाएँ, ठीक है, जो आप अपने अंदर, या फिर उनसे कुछ सीख पाएँ, ठीक है, कि जो हमारी कमी को पूरा कर पाए। तो इसलिए इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना, सर्टिफिकेशन कोर्सेज लेना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी वर्किंग हूँ, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन बाहर के कंट्रीज से लोगों को बुलाती है, ठीक है। इसीलिए नाम संस्कारम है। बिल्कुल सर। इस संस्कारम यूनिवर्सिटी एक्चुअली डॉक्टर महिपाल सर हैं जो चेयरमैन हैं इसके, जो ऑलरेडी इस चीज़ को, सारी चीज़ों को गाइडेंस दे रहे हैं। और साथ में हमारे वाइस चांसलर सर हैं डॉक्टर प्रमोद सर, और हमारे डीन एकेडमिक्स हैं डॉक्टर दिव्या त्यागी मैम, ठीक है, जिनकी गाइडेंस में हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। उनका सबका एक जो मतलब रहता है ना, उनका गोल रहता है, वो ये रहता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दो। ऑनेस्टली बताऊं सर, मैं आपके थ्रू उनको जज कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर किसी ने आपको चूज किया है ना, पता ही क्या होता है, जब इस सीट पे बैठते हो ना, बिल्कुल तो बहुत कम मोमेंट होता है जब आप बहुत ही इंजॉय करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट तो 1.5-2 घंटे जा रहा है मेरे हिसाब से ऑडियंस के लिए। तो मेरे हिसाब से एक सेकंड भी नहीं लगा कि हमने कुछ भी इररिलेवेंट बात की। नहीं सर। तो मैं समझ सकता हूँ उन्होंने चुना होगा, उन्होंने तो क्या हीरा देखा है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाना उनका स्किल है। उनका सिर्फ ये कहना है कि बच्चों को थ्योरेटिकल पार्ट, किताबी कीड़ा मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद भी, और वो यही कहते हैं कि आप बच्चों को, हॉस्पिटल खोल रखा है उन्होंने अपना, संस्कारम हॉस्पिटल खोला हुआ है 700 बेड्स का। वो स्कूल से लेकर, जो छोटा सा स्कूल है, उनके फर्स्ट क्लास से लेकर सारे कोर्सेज कराते हैं, और अब तो वो एक्सटेंड कर रहे हैं MBBS की तरफ भी, ठीक है, और डॉक्टरेट कोर्सेज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनके पास में मोर देन 150 कोर्सेज अवेलेबल हैं जो वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। 150 प्रोग्राम से ज़्यादा वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट कॉलेजेस में, ठीक है। मोर देन 5 और 7 कॉलेजेस हैं उनके पास, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, अलाइड हेल्थ साइंस हो गया, वेटनरी कॉलेज हो गया, ठीक है। उन्होंने छोटे से इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करा था, वेटनरी कॉलेज से। आज उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी असेंबल कर रखी है, सारे क्वालिफाइड स्टाफ हैं, क्रीमी लेयर्स ऑफ स्टाफ कह सकता हूँ मैं। वो दिख रहा है। स्टूडेंट जाके वहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें इतने अच्छी तरीके से गेन कर सकता है जो उसको एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देंगी। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ मेडिकल की नहीं, टेक्निकल की बात बताता हूँ मैं। BTech CS के लिए उन्होंने एक एप्पल रूम बना रखा है, जिसमें उनके पास में अराउंड 50 एप्पल स्पीसीज अवेलेबल हैं, जो पूरे सॉफ्टवेयर्स के साथ में फिल आउट है। उनके पास सारे तरीके के जो बच्चों के कोर्सेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो फुल लोडेड एप्पल स्पीसीज उनके पास अवेलेबल है फ्रॉम डे वन। बच्चा डे 1 से चीज़ें सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज पे सीख सकता है, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो, चाहे वो मेडिकल कोर्सेज हो। फीस भी इफेक्टिव है ना? फीस भी इफेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। साथ साथ फीस इफेक्टिव, लोअर कॉस्ट और हायर रिजल्ट्स, आपको क्वालिटी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हायर के साथ साथ क्वालिटी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मतलब गाइडेंस अच्छी हो
तो स्टाफ भी वर्क अच्छे लेवल पे कर सकते ये सारे क्या मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब कनेक्टिविटी कैसे है सर, लाइक किसी को डीन से कनेक्ट करना हैं। सर ओपन कनेक्टिविटी है, ठीक है, प्रॉपर हिरार्की मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो रीच आउट कर सकता है HODs के साथ में, स्टाफ के साथ में, फैकल्टीज़ के साथ में, तब भी उसको अगर नहीं रिलीफ मिल पा रहा है तो वो आगे अपनी हायर अथॉरिटीज जैसे डीन एकेडमिक्स मैम है, ठीक है, उनके साथ में वो डील कर सकता है। okay. वैसे तो कंसर्न मोस्ट प्रोबेबली वहीं पर रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे, मैं फर्स्ट डे गया था ना आपको सर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था वहाँ पर। मेरे को पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के VC वाइस चांसलर सर ने ये चीज़ बोली है कि सर आप एक बार मेरी यूनिवर्सिटी घूमिए और मुझे ये बताइए कि कहाँ कमी है, ठीक है, मैं उस चीज़ को कल पूरी कर दूंगा। आप एक बार हॉस्पिटल विजिट करके आइए, आप एक बार लैब विजिट करके आइए, आप एक बार इंस्ट्रूमेंट देख के आइए और मुझे ये बताइए कि कहाँ कमी है, मैं उसको कल फिल आउट कर देता हूँ। मैं लैब में गया सर, उनके अभी 1 बैचेस चल रहे हैं, 1 और 2 बैचेस, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके पास में 10 बैचेस चलाने तक का इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनके पास में। यही मैं चाह रहा हूँ गवर्नमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हम ना यही मिस है बच्चों को फर्स्ट डे से आप फैसिलिटीज दे रहे हो 10x, हाँ, ठीक है, बच्चा पहले दिन जा रहा है और उसको सीखने को मिल रही है। विजन आगे तक का है ना, लॉन्ग टर्म विजन है सर, लॉन्ग टर्म विजन है, इस चीज़ में वो बहुत टारगेटेड है, वो मैं समझ गया। और मतलब प्रॉपर रिपोर्ट्स लेना, प्रॉपर हिरार्की मेंटेन रहना, इवन बच्चे की प्रॉब्लम अगर VC सर से भी सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसको लग रहा है कि मैं यार नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा हूँ, तो वो चांसलर सर को डायरेक्ट रीच आउट कर पा रहे हैं बच्चे, वो अवेलेबल हैं, वो आपको, आप जाओगे इतने मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन है, आपको बिठाएंगे टेबल पे, आराम से आपसे नॉर्मली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपका कंसर्न समझेंगे और आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड। एक ग्रेट लीडर कह सकते हैं यही पहचान हो। बिल्कुल सर, क्योंकि वो हर किसी में ग्रेटेस्ट देखते हैं। बिल्कुल, मतलब उनका बेसिकली है कि बच्चों को अच्छी सर्विसेज मिले जो वो लॉन्ग टर्म में गेन कर पाएँ, और जो बच्चे मेरे यहाँ से निकले, मेरी यूनिवर्सिटी से निकले, तो वो कुछ ऐसा गेन करके निकले कि वो नेशन को प्राउड फील करवा पाएँ और कुछ इम्पैक्टफुल कर पाएँ नेशन के लिए, चाहे वो बिजनेस के कोर्सेज हों, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज हों, चाहे वो लॉ के कोर्सेज हों, इवन मोड कोर्ट बना रखे हैं उन्होंने, ऑलरेडी कोर्ट रूम्स बना रखे हैं, ठीक है, और उसमें बच्चों की हियरिंग्स करवाते हैं, ठीक है, एक प्रिडिक्टेड केसेस देकर बच्चों की हियरिंग करवाते हैं और उसमें लॉज के बच्चों को पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करवाते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे लगा ना ये सिर्फ हम हॉलीवुड मूवी में देखते हैं, मैं कई ऐसे मूवी देखा हूँ हॉलीवुड में जहाँ पर ना कॉलेज प्रोजेक्ट, ये कॉलेज छोड़ सर, हाई स्कूल मतलब 12th का कॉलेज प्रोजेक्ट ये है, मैं तो सरप्राइज होता हूँ, मर्डर केस सोल्व करने के लिए दे देते हैं। फॉरेंसिक्स भी है सर वहाँ पर, मैं इनफैक्ट कहूँगा कि फॉरेंसिक्स को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस सच्ची में सर मुझे सुन के मतलब, आप उनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप उनकी वहाँ पे गैलरी में जाके फोटोज देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इनके इंस्टाग्राम पोर्टल पे देखेंगे आप संस्कारम यूनिवर्सिटी के, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी वहाँ से कि उनके पास में सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं ऑलरेडी। उसमें आप वो बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करा रहे हैं, एक पूरा स्पोर्ट्स एरिया बना रखा है, क्लब एरिया बना रखा है, बच्चों की खुद की काउंसिल बना रखी है, स्टूडेंट वेलफेयर विंग बना रखे हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, पीटी टीचर्स जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, कि बच्चों को नेशनल लेवल पे जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो उसमें भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, तो आने वाले 5-10 साल का क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो कॉलेज के साथ? 5-10 साल में हम अपनी काउंसिल के साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ मैचअप करके अभी परसेंटेज क्या होगा, जैसे बाहर कंट्री से भी लोग हैं या सिर्फ अपने कंट्री के? सर वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास में, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ से आते होंगे? ज़्यादातर सर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे सूडान हो गया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, स्कॉलरशिप्स पे बच्चे आते हैं उनकी कंट्रीज से, ठीक है, और बच्चे यहाँ पे अच्छी नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अभी नया टाइप करा उन्होंने मलेशिया के साथ में एज वेल, ठीक है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स आएंगे ऑलरेडी, ठीक है। इनफैक्ट मल्टीपल अदर कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ से वो ऑलरेडी टाइप कर सकते हैं। MAU साइन हो चुके हैं, MOU, ठीक है, MAU साइंड है। इस बैच में हमारे पास मोर देन 40-50 स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट आने ही वाले हैं, ठीक है। 25 स्टूडेंट तो मैं कहूँ BMLT के ही हैं, 20-25 स्टूडेंट जो हमारे पास रीच आउट करने वाले हैं इसी कोर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट। और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स उन्हीं इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ बैठ के जब नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, तो उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, बच्चे नई चीज़ सीख पाते हैं, नई चीज़ गेन कर पाते हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वैल्यूज़ भी उनकी बढ़ती हैं और कम्युनिकेशन स्किल का भी
इन्हांसमेंट होता है। जो बच्चा गांव देहात के एरिया से है और वो किसी इंटरनेशनल बच्चे के साथ बैठेगा, आज बात नहीं करेगा, 2 दिन बात नहीं करेगा, 3 दिन बात नहीं करेगा, लेकिन जब उसको रोज़ उसी से बात करनी है तो वो कहीं ना कहीं उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। कम्युनिकेशन भी ठीक है, अपग्रेड हो जाएगा। तो Okay, good. वो डायरेक्टली वो अकस्टम्ड हो जाएगा उस चीज़ को डू करने के लिए, और उसको सीधा उसकी इंग्लिश पावर, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे हाई राइज कर देगी वो चीज़। Good. तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को भी और बाहर के बच्चों को, इंडियंस के लिए भी यूनिवर्सिटी ने पूरे ओपन गेट्स कर रखे हैं अपने। बिल्कुल, आने वाला दौर तो हमारा ही है। बिल्कुल सर, महिपाल सर ने तो स्टार्ट कर दिया ना, क्योंकि हम तो पहले हम ही गुरु थे ना। बिल्कुल सर, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में हाँ थी, जी, हाँ जी। कहाँ से लोग आते, जापान, बिल्कुल। मतलब पूरे वर्ल्ड से आता था। पूरे वर्ल्ड से। तो संस्कारम यूनिवर्सिटी को मतलब मेरी तरफ से थैंक यू कि आप स्टार्ट किए हो इस तरह के बिल्कुल इनिशिएटिव, सर। और चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड अपना नाम हो बिल्कुल सर, और हमारे संस्कार भी लोगों तक जाए बिल्कुल थ्रू संस्कार। बिल्कुल सर। आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो स्टूडेंट को जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, और उन फैमिली को जो आज भी केमिस्ट को ही डॉक्टर समझ के दवाई ले लेते हैं? सर मैं यही सजेस्ट कर पाऊंगा कि हर इन्फेक्शन को सेम ना समझा जाए। इन्फेक्शन को डॉक्टर पे छोड़ दिया जाए, डायग्नोसिस पे छोड़ दिया जाए, हमारी हेल्थ केयर अलाइड हेल्थ साइंस की टीम पे छोड़ दिया जाए, जिससे वो उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएँ और आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाए। आपको वो चीज़ पता लग पाए कि आपका जो बॉडी में प्रॉब्लम है, जो बॉडी में बीमारी है, उसके लिए क्या बेस्ट है ट्रीटमेंट, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, जिससे आप भी उस चीज़ को फील करें कि मैंने जो एफर्ट डाले, ठीक है, जो डॉक्टर्स के पास गया, उसके लिए मुझे रिजल्ट मिले और मुझे लॉन्ग टर्म में कोई परेशानी का, प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ा। और जो मेरे अलाइड हेल्थ साइंस के यंगस्टर्स हैं, जो मेरी फील्ड में आना चाहते हैं, जो मेरी फील्ड में आ रहे हैं, उनको मैं एक छोटी सी बात ये बताऊंगा कि पहले इस चीज़ के बारे में कोई लोगों को नॉलेज नहीं थी। Obviously, क्योंकि ना आज भी बेरोजगारी की ही बात होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्किल्स कहाँ MLT एक ऐसा प्रोग्राम है सर, लैब टेक्नीशियन का ऐसा प्रोग्राम है। बच्चा अगर ये प्रोग्राम करता है तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा। ट्रू, 101%। चाहे वो इसका शायद नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह स्कोप होगा। बिल्कुल, दुबई, बच्चे यहाँ से डिग्रीज करके दुबई जैसी जगह में वहाँ जा रहे हैं, साथ ही साथ कनाडा जैसी कंट्रीज में। ठीक है, 30001 कोड है उनका कनाडा में। अगर आपको नॉक कोड लेना है तो आपको डायरेक्ट PR दे रही है कंट्री, परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड कर रही है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया बुला रहा है कि लैब टेक्नीशियन है, अगर आप तो हमारी कंट्री में आ जाओ। वाओ, ठीक है, मतलब आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि आप बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। इवन अगर मैं खाली इंडिया की बात करता हूँ, जो अपने नेशन में रहना चाहते हैं, आप अगर MLT का कोर्स चूज करते हैं तो आप ये सोच के देखिए कि आपको मिनिमम वेजेस जो है ना, वो 20-25 के या एटलीस्ट 15 to 25 के बीच में, इस अमाउंट के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। और आपको ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिल जाएगी। अगर आपके अंदर आपने एफर्ट डाल के उस चीज़ में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एफर्ट डाला है, आपने सीखी हैं चीज़ें, आपने मन से सीखी हैं, आपने उसमें ऐसा है जुनून लगाया अपना और मेहनत लगाई है, स्टेप है ना, ठीक है, तो आपको इतने स्टेप पे स्टार्टिंग में नौकरी मिल जाएगी और अप टू ये अच्छे लेवल पे जा सकती है। और अगर आप एकेडमिक फील्ड में आ जाते हो, ठीक है, टीचिंग लाइन में आ जाती हो, तो इट इज़ लाइक दैट कि वो 12-15 LPA तो इट्स जस्ट नॉर्मल फॉर अस। बिल्कुल, ठीक है, अगर आप इस फील्ड में आ जाते हो। नंबर्स वैसे आपके लिए वैल्यू करता है सर? बिल्कुल सर। तो ये है कि आप अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं सर, बिल्कुल बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो ये एक्सपोजर आपका अलाइड हेल्थ साइंस में आपको मिल सकता है। डिफरेंट कोर्सेज हैं, MLT एक ऐसा कोर्स नहीं है, रेडियोलॉजी भी है, डाइटिशियंस का भी कोर्स मतलब मैं चाहता हूँ सोचना तो स्टार्ट करो आप। और अब तो फिजियोथेरेपिस्ट में आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, पहले भी हम लोग लगा नहीं सकते थे, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कुछ केसेस हो रखे थे इंडियन गवर्नमेंट में। ठीक है, कोर्ट्स में बहुत केसेस चल रहे थे, लेकिन अब फाइनली डिसीजंस आ गए हैं कि अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर्स भी लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विद PT आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दैट यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा कोर्स है। नहीं है, मुझे याद है मेरी वाइफ की फिजियोथेरेपी है, वो जो बैक पेन होता था तो आते थे डॉक्टर, उनको बोलते थे। हाँ, वो डॉक्टर बन गए हैं, मतलब वो आप ऑथराइज अपने नाम के आगे वो यूज कर सकते हो सुफिक्स का। सर अच्छा चार्ज भी करते हैं वो। मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि उसमें आपकी फाइनेंशियल, करियर और हर तरीके से स्कोप है। आपकी ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए, आप ऐसा नहीं है कि उसको शॉर्ट टर्म में रखेंगे।
बिल्कुल सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे लेवल पे। मुझे लगता है सर हमें ना एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लग रहा है ना अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे अधूरे रह गए हैं टॉपिक बिल्कुल जिसपे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल सर। तो हम एक सेकंड एपिसोड भी लाएंगे इसका। डन सर। ठीक है, जो शायद हम लोग कहीं अच्छी और बेटर बिल्कुल जगह लगेगा। कहीं परफॉर्म करेंगे और बढ़िया हमारा एक सेशन रहेगा आपके साथ में, बिल्कुल सर। जिसमें हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में हमारी क्योंकि ऑडियंस को बता सुपरबर्ग पाएं अभी बहुत सारे हैं जो मैं चाहता हूँ और डिटेल्स में आए। Thank you हमारी so much, sir. ऑडियंस को अवेयरनेस दे पाए हम बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। आपके माध्यम से मैं थैंकफुल हूँ बहुत कि मेरे को आपने इस अपॉर्चुनिटी दी ऐसी कि मैं यहाँ पर आ पाया एज अ सर चीफ गेस्ट। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि ना आज जिस पे हमने बात किया ना कोई नहीं बात करता दुनिया में। बिल्कुल सर, पैरासीटामोल तक कोई डिस्कस करता है क्या आज की डेट में? सही बात कोई है नहीं सर। कर रहा। उसको लगता है कि इसकी क्या ही वैल्यू, एक दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन उसका हार्म जो आज हमने बताया आपने, शायद इस पॉडकास्ट से लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल। और छोटी छोटी जो क्लिनिक में सफाई है, ग्लव्स है, छोटी छोटी मतलब माइक्रो लेवल पे हमने बात की सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो कोई सिंगल पॉडकास्ट तक नहीं देखा हूँ ऐसे। सर नहीं है, मैं खुद यूट्यूब पे सर्च वगैरह करता हूँ, अपनी तरफ से रिसर्च करता हूँ, बट कोई भी इस टॉपिक्स के बारे में या इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है जो मतलब एक ग्लोबल क्राइसिस बन गई है। ठीक है, और 2050 तक तो ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी कि हम लोगों के लिए अवेयरनेस फिर कुछ नहीं रह जाएगा। हम लोगों को उसके लिए प्रोटेक्शंस और प्रिकॉशंस लेने शुरू करने पड़ेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ इसको ना हम कैंसर की तरह ना बनाते। बिल्कुल, इसका नाम ही नहीं इसको होना चाहिए। रूट पे ही अगर हम इसको खत्म कर दें तो ये आगे बन के जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं बनेगी। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू वेरी मच। वरना हमारी बात खत्म नहीं होगी।